जैसे ही वहां पे बैठ रिपोर्टर खड़ा होकर श्रुति के बारे में बताता है तो सब श्रुति को लेके आपस में बात करने लगते हैं। ये देख के अभय एक बार सबकी तरफ देखता है, फिर श्रुति की तरफ देखता है जो अपनी नजरें झुकाई खड़ी होती हैं। ये सब सुन के जज कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये दोनों वकील एक ही लॉ फर्म में काम करते हैं? रिपोर्टर, जज साहब मेरे पास सबूत हैं और आप खुद एडवोकेट सक्सेना से पूछ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। जज, एडवोकेट सक्सेना क्या ये रिपोर्टर सच कह रहा है? आप और एडवोकेट मल्होत्रा दोनों एक ही लॉ फर्म में काम करते हैं। जज की बात सुन के भी श्रुति कोई जवाब नहीं देती है तो जज कहते हैं, जज, एडवोकेट सक्सेना ये कोर्ट रूम है, आप अदालत में होके उसकी मर्यादा को तोड़ नहीं सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा और मैंने कुछ पूछा है, जवाब दीजिए उसका। इधर शनाया ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहीं न कहीं उसे अब डर भी लगने लगता है कि ये क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता, मैंने कोई गलती तो नहीं की है न श्रुति पे भरोसा करके। इधर श्रुति जज की बात का जवाब देने के लिए सामने आके कहती है, श्रुति, माय लॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है। जज, तो ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है कि आप और आपके अपोनेंट दोनों एक ही लॉ फर्म में काम करते हैं, और क्या ये सच है कि आप दोनों ने एक ही लॉ फर्म से 2 केस लिया है? श्रुति, हाँ ये सच है सर कि जब हम दोनों ने ही केस लिया था तो हम दोनों एक ही लॉ फर्म में थे। श्रुति के मुंह से ये सुनते ही फिर से वहां बैठे लोगों में खुसफुसाहट होने लगती है। ये देख के जज ऑर्डर करते हुए सबको कोर्ट रूम में शांति बनाने के लिए कहते हैं। फिर श्रुति से कहते हैं, जज, एडवोकेट सक्सेना क्या मजाक बना रखा है, ये सब आपको पता नहीं है क्या कि एक ही लॉ फर्म से सेम केस नहीं लड़ा जा सकता है? क्या मतलब समझे अदालत आपके इस हरकत का? बोलिए आप लोग बस पैसे के लिए केस लड़ते हैं। श्रुति, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन आपने शायद हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमने क्या कहा था। हमने ये कहा है कि जब हम दोनों ने ही केस लिया था तो हम दोनों एक ही लॉ फर्म में थे। श्रुति थे शब्द पे कुछ ज्यादा ही जोर दे के बोली थी कि सबको ये बात क्लियर हो। जज, मतलब? श्रुति, सर अब हम उस लॉ फर्म में काम नहीं करते हैं। हाँ ये सच है कि जब हमने मिस शनाया का केस लिया था तब हम उस लॉ फर्म में थे, लेकिन एक नोटिस पीरियड के बतौर काम करते थे, लेकिन हमें जैसे ही ये ध्यान आया कि हमने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया है अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से और हम नोटिस पीरियड पे हैं जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो हमने तुरंत उस कंपनी को छोड़ दिया था। और ये बात हमें भी पता है, एक लॉ फर्म कभी भी 2 केस नहीं ले सकता है। इतना कहते हुए वो कल की बात सोचने लगती है। श्रुति सोचते हुए कल वो जल्दी मल्होत्रा लॉ फर्म जाती है और अभय के केबिन में फिर से बिना नॉक किए हुए अंदर चली आती है। अंदर आते ही उसकी नज़र वहां पे बैठे अमित पे जाती है जो अभय से बात कर रहा था, लेकिन उसके आने की वजह से उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अमित, हाय श्रुति, कैसी हो तुम? श्रुति, गुड मॉर्निंग सर एंड अमित, हम अच्छे हैं, तुम बताओ कैसे हो अमित, और प्लान कैसा चल रहा है? अमित, बस उसी पे बात कर रहा था सर से, आओ बैठो। श्रुति अमित की बात सुन के अमित के बगल में रखे विजिटिंग चेयर पे बैठ जाती है। उन दोनों से बात करने के बाद श्रुति कहती है, श्रुति, अभय सर आप कुछ कहना है? अमित, मैं बाहर जाऊं? श्रुति, स्टॉप इट यार, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है हमें जो तुम्हें बाहर जाने पड़े। इतना कह के वो अपने बैग से रेजिग्नेशन लेटर निकालती है और अभय की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और अब से ये लॉ फर्म छोड़ रहे हैं। इतना कह के वो उस रेजिग्नेशन लेटर को अभय की तरफ बढ़ा देती है। अभय उसकी ये बात सुन के उसे ही घूरे जा रहा था तो श्रुति कहती है, श्रुति, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अमित, श्रुति तुम ये क्या कर रही हो? कितनी मुश्किल से अभय सर के साथ काम करने का मौका मिलता है किसी को भी, और तुम हो कि इसे अपने हाथ से जाने दे रही हो। श्रुति, डोंट वरी, अभय सर हमारे हैं, हम चाहे जब मन इनसे कुछ भी सीख सकते हैं। इतना कह के वो अभय को एक आंख मार देती हैं। अभय, लेकिन? श्रुति, क्या लेकिन सर, आप इतने बड़े वकील और आप ये कैसे भूल सकते हैं
कि एक ही लॉ फर्म में हैं हम दोनों, तो हम सिर्फ किसी एक का ही केस ले सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं ये केस। लेकिन शनाया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने अगर दूसरा वकील किया और वो सबूत को मिटाने की कोशिश किया तो हम क्या करेंगे? और हम तीनों जानते हैं कि वो पैसों के बलबूते क्या क्या कर सकती हैं। अभय, मुझे पता है, लेकिन इसका भी रास्ता मैंने सोच लिया था। लेकिन तुम ये लॉ फर्म क्यों छोड़ रही हो और कैसे? तुरंत तो रेजिग्नेशन अप्रूव्ड होता नहीं है, तो तुम्हारा रेजिग्नेशन तुरंत कैसे अप्रूव्ड हो गया? फिर कंफ्यूज होके फिर खुद में बुदबुदाते हुए कहता है, वैसे भी एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को ही समझ सकता है, जैसे कि तुम और शनाया। अमित और श्रुति दोनों के कानों में अभय की बात पड़ जाती है, तो अमित मुस्कुरा देता है, तो श्रुति उसे घूरते हुए कहती है, श्रुति, अमित तुम ज्यादा नहीं हंस रहे हो? मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ क्या? अमित अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है। अमित, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, उनसे कहो जो कहना है, ऐसी नजरों से मुझे न देखो, डर लग रहा है। श्रुति अमित की बात सुन के अभय की तरफ देखते हुए कहती है, श्रुति, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ कहने की? और आपने हमें उस शनाया से कंपेयर किया, वो तो हमारे जूती भर भी नहीं है। हम इतने अच्छे मिल गए हैं तो हमें कोई कुछ भी कहेगा। अमित, अच्छा ठीक है, हम दोनों तुझे बस टीज कर रहे थे। अभय, हाँ अमित सही कह रहा है, वैसे तुमसे कुछ पूछ था मैंने। श्रुति, क्या? हाँ, तो कैसा रास्ता निकाला है आपने? बताइए हमें। यही न कि आप ये केस अपने किसी दोस्त को हैंड ओवर करने वाले थे। रहने दीजिए, राघव का केस आपसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता है, समझे? रही बात हरे रेजिग्नेशन की, तो हमने उसके लिए अप्लाई 20 दिन पहले ही कर दिया था, क्योंकि हमारे सेमेस्टर होने वाले हैं, जिसकी वजह से हमने वर्कलोड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। तो हमने अर्जुन सर से बात की और अर्जुन सर ने हमारा रेजिग्नेशन अप्रूव्ड कर दिया। अभी तक तो हम नोटिस पीरियड पे थे। अभय, भैया को पता है ये बात, और तुमने ये बात क्यों नहीं बताई किसी को भी? श्रुति, हाँ, हम तो सीधे धनराज सर से बात करने जा रहे थे, लेकिन वो बाहर गए हुए थे, तो अर्जुन सर मिल गए थे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने ही डिपार्टमेंट में बात करके रेजिग्नेशन को अप्रूव्ड करवा दिया था। दूसरी बात बताने की तो हम भूल गए थे, और आप इतने बिजी रहते हैं कि पूछिए मत। दूसरा ये कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि हम मिठाई लेके सबको बताते फिरे। अभय, लेकिन ये बात मुझे क्यों नहीं पता? श्रुति, अभी तो बताया। वैसे अर्जुन सर आपको बताने आ रहे थे, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया था कि ये गुड न्यूज़ हम देंगे आपको, लेकिन तब तक हमारे दिमाग से ये सारी बातें निकल गई थी और हम तो पूरी तरह भूल भी गए थे। अगर कल पंछी मैम आपसे आके नहीं कहती तो याद भी नहीं आता हमें। लेकिन शाम के वक्त HR डिपार्टमेंट से कॉल आया कि अब आप पूरी तरह फ्री ही यहाँ से। इतना कह के वो मुस्कुरा देती हैं। अमित, लेकिन श्रुति, सिर्फ एग्जाम की वजह से तुमने रेजिग्नेशन क्यों दे दिया? कितना अच्छा मौका मिला था। श्रुति, अमित, कभी कभी मौका बनाना भी पड़ता है, और अब हम खुद से अपना मौका बनाना चाहते हैं। अगर दूसरी बात, हमारे पे वर्कलोड ज्यादा हो जा रहा था, इस वजह से भी हम अपने पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। अभय, लेकिन तुमने तो कल कहा था कि तुम आगे से ये सब ध्यान में रखोगी, और भी कितने सॉरी बोल जा रही थी, लेकिन आज अचानक से। श्रुति, हाँ कहा था, लेकिन वो सब फ्लो में पूरी बात नहीं निकल पाया, और हमने फ्यूचर में ध्यान रखने के लिए के कहा था, जब कभी आगे किसी और लॉ फर्म में जाएंगे तब। बाय द वे, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आपको कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा, राइट? अभय, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं सुकून से रहूंगा, किसी की बक बक नहीं सुननी पड़ेगी, किसी पे चिल्लाना नहीं पड़ेगा, और कोई मुझे जब देखो तब घुरेगा नहीं। अभय इतना कहता कि उसकी नज़र अमित पे जाती है, जो उसे ही देख रहा होता है और उसकी बातों पे मुस्कुरा होता है। ये देख वो शांत हो जाता है, तो अमित कहता है, अमित, आप जो कह रहे हैं कंटिन्यू करिए, मैं आपका बाहर वेट करता हूँ, ओके? इतना कह के अमित वहां से चला जाता है। अमित के जाने के बाद श्रुति अभय से कहती है, श्रुति, हम आपको कब घूरते हैं और हम आपको इतना परेशान करते हैं कि हमारे जाने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभय, क्यों पड़ना चाहिए फर्क? श्रुति खुद में बुदबुदाते हुए। श्रुति, हाँ क्यों ही पड़ेगा फर्क, आपको हम रहे या ना रहे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हम बहुत मिस करेंगे आपको। अभय श्रुति की आखिरी बात को सुनते हुए कहता है। अभय, किसको मिस करोगी? श्रुति,
किसी को नहीं। अच्छा चलिए आप जाइए अमित के साथ कॉलेज, हम चलते हैं अपने काम पे, बाय। श्रुति वहां से उठ के जाने के लिए होती है तो अभय उसे बुलाते हुए कहता है, अभय, मिस सक्सेना। श्रुति रुक के पीछे देखते हुए कहती है, श्रुति जी कहिए क्या बात है। वैसे अब आप न हमारे पे चेक में से सैलरी कट कर सकते हैं और न हमें कोई ऑर्डर दे सकते हैं। अभय मुस्कुराते हुए, अभय मुझे पता है, लेकिन तुम इस केस और अपने एग्जाम के खत्म होने के बाद तुम क्या करोगी, किसी और लॉ फर्म में जाओगी। श्रुति अभय की बात सुन के उसे छेड़ते हुए कहती है, श्रुति क्यों आप हमें छोड़ना नहीं चाहते हैं? क्या कहीं आपको हमसे प्यार तो नहीं हो गया न, जो आप हमें किसी दूसरे लॉ फर्म में जाते नहीं देख सकते हैं? अभय सीरियसली तुम्हारा दिमाग इन सब के अलावा कहीं और नहीं जाता है क्या? मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। श्रुति वो तो हम भी पता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। इतना कह के वो उसे बाय बोलते हुए वहां से चली जाती हैं। 2 मिनट बाद दोबारा से श्रुति अभय के केबिन में आके कहती है, श्रुति आपके सिंपल से सवाल का जवाब ये है कि अब हम कोई लॉ फर्म ज्वाइन नहीं करेंगे, अब हम खुद इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के बाद और आपसे जितना भी सीखा है समझा है उसे फॉलो करेंगे और जहां जरूरत होगी आपकी वहां पे हम आपको कॉल कर लेंगे तो आ जाएगा अपनी इस शिष्या को फ्री में समझाने के लिए, क्योंकि आपको अफोर्ड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। बाहर आके श्रुति कैब में बैठती है और शनाया की वकील बनके लोगों से बात करने के लिए निकल जाती है। सबसे बात करने के बाद वो वापस शनाया के घर की तरफ जाती है और वो कुछ दूर ही पहुंची होती है कि उसके फोन पे रिसेप्शनिस्ट रीता का फोन आता है। श्रुति फोन उठाते हुए कुछ कहती कि उधर से रीता कहती है, रीता तुम कहाँ हो? श्रुति हम तो काम से बाहर हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है न? रीता तुम जहां भी हो जल्दी से वापस लॉ फर्म आओ, धनराज सर को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रुति अच्छा ठीक है, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। इतना कह के वो फोन कट करके मन में कहती है कि सब ठीक तो है न, अचानक से धनराज सर को हमसे क्या काम पड़ गया। इतना सोचते हुए वो ड्राइवर से कहती है, श्रुति भैया आप वापस ले चलो मल्होत्रा लॉ फर्म की तरफ। ड्राइवर ओके। इतना कह के वो कैब को वहीं से यू टर्न ले लेता है। इधर ऑफिस में सारे एम्प्लॉय दोनों तरफ लाइन लगा के खड़े हैं और धनराज सर वहीं पे रखे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनके बगल में पंछी खड़ी रहती हैं। तभी बाहर की तरफ से अभय अंदर आता है तो सबको ऐसे शांत खड़ा देख के उधर की तरफ जाने लगता है तो उसकी नज़र अपने पापा पे जाती है जो कि बड़े ही शांति से बैठे होते हैं और उनके बगल में पंछी को खड़े पता है। ये देख के वो धनराज जी से कुछ पूछता कि ऑफिस के हॉल के दरवाजे से श्रुति आती हुई नजर आती है। सबको तो सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। सबकी खुसुर फुसुर सुन के अभय समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये समझते ही वो गुस्से से पंछी की तरफ देखता है और पंछी अपने चेहरे पे तिरछी मुस्कान लिए हुए आती हुई श्रुति को देख रही होती है। श्रुति जब अंदर आती है तो सबकी नजरों को खुद पे पड़ते देख असहज महसूस करने लगती है और थोड़ा आगे आके खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है तो उनमें से एक एम्प्लॉय बोलती है, सर ये आ गई है, आप बताइए इसके साथ क्या करना चाहिए? इसने हमारे लॉ फर्म के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और हमें धोखा दिया है। आज इसने किया कल कोई और करेगा, जिससे हमारे ही लॉ फर्म का नाम खराब होगा, इसलिए आपको इसे सजा देनी चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए। श्रुति स्टाफ की बात को सुनती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने रेजिग्नेशन दिखाया था, तो ये इल्जाम कैसा? यही सब सोचते हुए श्रुति सबसे पूछने की कोशिश करती है कि धनराज जी बोलते हैं। धनराज जी, मिस सक्सेना। श्रुति धनराज जी के मुंह से अपने लिए मिस सक्सेना सुन के घबरा जाती है और अंदर ही अंदर डरने लगती है कि उसने क्या कर दिया जो धनराज सर उसे हमेशा श्रुति बेटा बुलाते रहते हैं, वो उसे आज ऐसे बुला रहे हैं। श्रुति यही सब सोच के डरते हुए कहती है, श्रुति जी सर। धनराज जी, क्या तुमने एक इंडिविजुअल केस लिया है बिना इस लॉ फर्म को बताए? श्रुति धनराज जी की बात सुन के अपने सर को झुका लेती है
और फिर कुछ बोलने के लिए होती हैं कि पंछी उसके पास आके बोलती हैं, पंछी, अब सर झुका के क्या फायदा, जब तुमने केस ले ही लिया है तो तुम्हें आइडिया भी है। तुम और अभय दोनों ने एक ही केस को लेके इस लॉ फर्म के लिए कितनी बड़ी मुसीबत डाल दी है। अभय का तो ठीक है, उसे दिया गया था ये केस, और तुमने तो किसी से कुछ पूछना भी सही नहीं समझा कि तुम्हें ये केस लेना चाहिए या नहीं, और कल इसी केस की हियरिंग है। एक सिंपल सा रूल तुम्हें नहीं पता क्या? पंछी की बात सुन के अभय श्रुति के लिए कुछ बोलता कि उसकी बात को पंछी काटते हुए कहती है, पंछी, इनफ अभय, अब कुछ मत बोलो, इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। अभय गुस्से से, अभय, पंछी जस्ट शॉट अप ओके। पंछी की बात सुन के धनराज जी अभय को देख के उससे पूछते हैं, धनराज जी, पंछी सही बोल रही है, तुम्हें पता था सब और तुमने उल्टा श्रुति का साथ दिया था, ये जानते हुए भी कि ये किसी भी लॉ फर्म के रूल्स के खिलाफ है। अभय, हाँ पापा, लेकिन अभय के मुंह से हाँ सुनते ही धनराज जी अपनी जगह से खड़े होके कहते हैं, धनराज जी, तुम इतने बड़े वकील कैसे बन गए? अभय, जब तुम्हें इतना छोटा सा नियम नहीं पता है, तुम्हें तो अपनी एम्प्लॉय को रोकना चाहिए था, लेकिन तुम उसे रोकने की जगह उसका साथ दे रहे हो। अभय कुछ कहता कि श्रुति अभय और धनराज जी के बीच में आके कहती हैं, श्रुति, सर अभय सर को कुछ नहीं पता था, वो तो हमने जब इन्हें कल पता चला, वो भी हम और अभय दोनों एक ही वक्त पे मिस्टर ठाकुर से मिलने जेल के लिए गए थे तब, लेकिन हमें जैसे ही पता चला तभी पंछी श्रुति की बात को काटते हुए कहती हैं, पंछी, लेकिन तब भी तुमने ये केस छोड़ा नहीं, और इसमें तुम्हारा साथ अभय दे रहा है, जबकि उसे तो तुम्हारी कोई मदद ही नहीं करनी चाहिए और उसे अपने लॉ फर्म की रेपुटेशन की भी चिंता नहीं है। फिर अभय की तरफ देख के कहती हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभय फिर अभय के सामने खड़ी श्रुति को देखते हुए कहती हैं, और तुम 2 दिन की आई हुई एम्प्लॉय इस लॉ फर्म का नाम बिगाड़ने पे लगी हुई है। फिर धनराज जी की तरफ आके उनसे कहती हैं, सर ये लड़की बिल्कुल भी हमारे लॉ फर्म के लायक नहीं है, आपको इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इतना कह के वो शांत हो जाती है। तभी सभी स्टाफ भी पंछी के हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ये देख के पंछी मन में कहती हैं, कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, और आज अगर तुम्हें इस लॉ फर्म से धक्के दे के न निकलवा दिया तो मेरा नाम भी पंछी त्यागी नहीं। धनराज जी, मिस सक्सेना, क्या आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा नहीं था साइन करने से पहले? श्रुति, हमने पढ़ा था सर। पंछी, अब बेचारी बनाने की कोशिश मत करो, पहले तो तुम इस लॉ फर्म नाम खराब करो फिर बेचारी बनो, ये मेरे सामने नहीं चलेगा तुम्हारा नाटक। इतना कह के पंछी श्रुति का हाथ पकड़ के उसे लॉ फर्म से बाहर निकालने के लिए दरवाजे की तरफ ले जाने लगती हैं। तभी पीछे से धनराज जी की आवाज आती है, धनराज जी, रुक जाओ पंछी। पंछी ये आवाज सुन के वहीं पे रुक जाती है और धनराज जी की तरफ देखने लगती है, उसके साथ श्रुति भी देखने लगती है। धनराज जी श्रुति के पास आके कहते हैं, धनराज जी, एक काम कर सकती हो तुम। श्रुति, कैसा काम सर? धनराज जी, तुम ये केस छोड़ दो या तो हम तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से तुम्हारे ऊपर। अभय अपने पापा की बात सुन के उनसे कहता है, अभय, पापा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धनराज जी ये सुन के अभय की तरफ देखते हुए कहते हैं, धनराज जी, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, बताओ तुम्हें भी पता है कि ये करना कितना जरूरी है। अभय धनराज जी की बात सुन के उनसे बिना कुछ कहे अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। अभय को ऐसे जाता देख धनराज जी भी गुस्से से कहते हैं, धनराज जी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें भी जवाब देना होगा। रुको अभय, जवाब दो पहले। अभय धनराज जी की बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आता है और एक लिफाफा धनराज जी के सामने बढ़ाते हुए कहता है, अभय, इसे देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। धनराज जी अभय के हाथ से वो लिफाफा लेके उसे खोलते हुए देखते हैं तो उसमें रेजिग्नेशन लेटर होता है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। ये देख के वो अभय को देखते हैं तो अभय कहता है, अभय, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, अर्जुन भैया ने पहले ही इसका रेजिग्नेशन अप्रूव्ड कर दिए थे, वो अभी तक नोटिस पीरियड पे थी। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है
तो आप HR डिपार्टमेंट में कॉल करके पता कर लीजिए। पंछी अभय को श्रुति के लिए स्टैंड लेता देख श्रुति को गुस्से से देखने लगती है और मन में कहती है, पंछी ये हर बार कैसे बच जाती है, जब इसकी बेइज्जती करवा के इसे इस लॉ फर्म से निकलवाना चाहती हूँ तो बीच में ये अभय आके इसे बचा लेता है। वो इतना सोचती कि उसे कुछ याद आता है तो वो तुरंत एक साइड आके एक कॉल करती है, लेकिन उधर से फोन उठ ही नहीं रहा होता है। ये देख के वो झुंझलाते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ मर गया है, इसे अब कैसे बताओ कि कल कोई तमाशा न करे ये, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट टाइम। जज, एडवोकेट सक्सेना कहाँ खो गई, आप कुछ पूछा गया है आपसे, आप जवाब दीजिए। श्रुति जज की बात सुन के अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपनी जगह वापस जाके कुछ पेपर्स निकाल के जज की तरफ देने को कह के कहती है, श्रुति सर इसमें हमारा रेजिग्नेशन अप्रूव्ड होने के पेपर हैं और कॉन्ट्रैक्ट के भी जो हमने इस लॉ फर्म से किया था, आप अच्छे से देख लीजिए। इतना कह के वो उस रिपोर्टर की तरफ आके कहती है, श्रुति ये लो एक कॉपी, तुम भी देख लो कि अब हम वहाँ के एम्प्लॉय नहीं हैं तो अब हम अपना ये केस लड़ सकते हैं और हम कोई नहीं रोक सकता। इतना कह के वो पेपर उसकी तरफ बढ़ा देती हैं। इधर श्रुति की बात सुन के राघव और उसके दोस्त श्रुति को और गलत समझने लगते हैं। रही बात अमित की, तो अमित को किसी वजह से बाहर जाना था कुछ दिनों के लिए, तो इसलिए वो वहाँ पे न कुछ कर सकता था और न ही कुछ बोल सकता था। इतना सब तमाशा होने के बाद जज फाइनली प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए कहता है तो अभय अपनी जगह से उठ के केस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करता है। अभय का जवाब देते हुए भी श्रुति उससे काफी अच्छे तरीके से बहस कर रही होती है। दोनों के बीच में अच्छे से बहसबाजी चल रहे होती है। अभय, एडवोकेट सक्सेना आप किस बेसिस पे कह सकती हैं कि राघव ने मिस शनाया को धमकी दी थी कि वो उनके इज्जत का तमाशा बना देगा? श्रुति, एडवोकेट मल्होत्रा आप भूल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वकील बिना किसी सबूत के नहीं आता है, हमारे पास सबूत हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट ने हमारे क्लाइंट को धमकी दी थी। इतना कह के वो अपनी जगह वापस जाती है और एक पेन ड्राइव को निकाल के फिर जज की तरफ देखते हुए कहती है, माय लॉर्ड इस पेन ड्राइव में वो वीडियो कैद है जब राघव ने शनाया को धमकी दी थी। इतना कह के वो वहाँ पे बैठे आदमी को वो सबूत जज की तरफ देने के लिए कहती है। श्रुति से वो सबूत लेके जज की तरफ दे देता है। जज उस पेन ड्राइव को देखता है और फिर उसे प्ले करने के लिए कहता है तो उस पेन ड्राइव में फ्रेशर वाले दिन का पूरा वीडियो होता है जब राघव ने शनाया को धमकी दी थी। राघव और उसके दोस्त जब ये क्लिप देखते हैं तो हैरान होके एक दूसरे को देखने लगते हैं। सानिया, इस क्लिप को एडिट किया गया है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। रोहन, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अभय वो क्लिप देख के हंसते हुए कहता है। अभय, बस इस क्लिप से आप कैसे प्रूफ कर सकती हैं कि गुनाह राघव ने किया है? धमकी तो कोई भी दे देता है, जरूरी नहीं है कि जो धमकी दिया है वही वो काम करे। और दूसरी बात, इस क्लिप की असलियत क्या है मैं बताता हूँ, जिसके लिए मैं काटघरे में सानिया और रोहन को बुलाना चाहूंगा। ये सुन के सानिया रोहन दोनों काटघरे में जाते हैं तो अभय उनसे सवाल करता है कि ये वीडियो किस दिन का है। तो बारी बारी दोनों जाके अभय का जवाब देते हुए दोनों सारी बात सच सच अदालत को बता देते हैं। सब बताने के बाद उन्हें कटघरे से जाने के लिए कहा जाता है। दोनों वापस अपनी जगह आके बैठ जाते हैं। अभय, माय लॉर्ड, आपने इस वीडियो क्लिप के पीछे का पूरा सच सुन लिया है। श्रुति, एडवोकेट मल्होत्रा आप भूल रहे हैं कि जो कोर्ट है वो आंखों देखा सबूत मांगती है। अभय, राइट एडवोकेट सक्सेना, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अभी अभी आपने जो वीडियो दिखाया है तो मैं आप सब उस वीडियो की पूरी असलियत दिखाने से पहले एडवोकेट सक्सेना को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जज की इजाजत मिलते ही श्रुति अपने रोब को उतार के वही अपनी जगह पे रखते हुए जाके काटघरे में खड़ी हो जाती हैं। अभय, अब आप बताइए कि अभी अभी रोहन और सानिया ने जो कहा सब सच है? श्रुति, शनाया वाली बात छोड़ के सब सच है। अभय, क्यों आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? श्रुति, क्योंकि शनाया की ये बात हमें नहीं पता है और न शनाया ने हमें इसके बारे में कुछ बताया था। अभय कुछ और सवाल जवाब करने के बाद अभय श्रुति को जाने के लिए कह देता।
श्रुति अभय की बात सुन के कटघरे से नीचे आके अपने रोब को दोबारा पहन लेती है। श्रुति से सवाल जवाब करने के बाद अभय कहता है, अभय, अब आपको मैं इस क्लिप का पूरा सच दिखाता हूँ। इतना कह के वो एक पेन ड्राइव जज की तरफ बढ़ाने के लिए कहता है। फिर आगे कहता है, अभी अभी एडवोकेट सक्सेना ने जो क्लिप दिखाया उसका पूरा सच इस पेन ड्राइव में है, तो मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को चलाया जाए। अभय की बात सुन के जज उस पूरे वीडियो को चलाने की अनुमति दे देते हैं। वीडियो स्टार्ट होते ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि श्रुति ने जो सबूत दिखाया था वो पूरा सच नहीं था और उस दिन सच में हुआ क्या था। ये देख के भी श्रुति बिल्कुल शांत बैठी होती है। तो राघव जब श्रुति को देखता है तो श्रुति बिल्कुल शांत बैठ के ये सब देख रही होती है। एक पल के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी श्रुति को सच्चाई पता चली है तो वो इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकती है। ऐसा लगता है कि उसे सब पता है। राघव ये सब सोच रहा होता है कि अभय आगे कहता है, अभय, माय लॉर्ड, सिर्फ यही नहीं है, मिस शनाया के खिलाफ और भी बहुत सबूत हैं जिसे मैं एक एक करके पेश करना चाहता हूँ। जज का इजाजत मिलते ही अभय राघव के क्लासमेट्स को बुलाता है तो वो सब ट्रिप से लौटते वक्त पार्टी के टाइम जो सब हुआ होता है सब बताने लगते हैं। शनाया की सारी सच्चाई सबके सामने आती जा रही होती है और शनाया बैठ के श्रुति का चेहरा देख रही होती है जो बिना किसी भाव के एकटक एक ही जगह को देख रही होती है। श्रुति को कुछ रिएक्ट न करते देख कहीं न कहीं वो समझ जाती है कि उसके साथ श्रुति ने गेम्स खेला। अब उसके पास कोई मौका ही नहीं था कि वो यहाँ से किसी तरह बचे। अभय, माय लॉर्ड, अब मैं इस केस की सबसे महत्वपूर्ण सबूत को पेश करना चाहता हूँ। इतना कह के वो एक 50 वर्ष के लगभग के आदमी को बुलाता है तो वो आदमी अंदर आके कटघरे में खड़ा हो जाता है। अभय उसके पास जाके उससे सवाल पूछता है कि आपने जो भी देखा है वो सच सच बताइए इस अदालत को। अभय का सवाल सुन के वो आदमी घबराते हुए बताना स्टार्ट करता है, मेरा नाम हरी है और मैं उस कॉलेज में एक प्यून का काम करता हूँ। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैं साफ सफाई का काम खत्म करके वापस जा रहा था तो दो लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से सुना तो मैं उधर की तरफ गया। तभी खिड़की में से मेरी नजर अंदर जाती है जहाँ राघव भैया किसी लड़की पे किसी बात को लेके चिल्ला रहे होते हैं। तभी शनाया मैडम हंसती हैं और इतना कहते कहते वो रुक जाता है। अभय, आप रुकिए मत, अदालत को सच बताइए बिना किसी से डरे हुए। अभय की बात सुन के वो आदमी आगे कहता है, उसी समय मैडम ने अपने बाजू का शर्ट खुद से फाड़ लिया था। ये देख के राघव भैया उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक वो जोर जोर से चिल्लाने लगती और अपने आप को जानबूझ से चोट लगाने लगती हैं। ये सब देख के राघव भैया उस लड़की को रोकने के लिए उसकी तरफ जाके उन्होंने उसे कंधों से पकड़ा हुआ था और मैडम को ये हरकत करने से रोकने की कोशिश करने लगे थे। इसी सब बीच में उन मैडम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और इन दोनों के बीच हाथापाई भी होना स्टार्ट हो गई। ये देख के मैं डर गया था और मैं किसी को बुलाता कि तब तक उनकी आवाज सुन के सब वहां पहुंच गए थे तो फिर से मैं डर की वजह से वहां से भाग गया था कि मैं कहीं इन बड़े लोगों के बीच में न फंस जाऊं। जज साहब, राघव सर बेगुनाह है, उन्हें फंसाया जा रहा है। इतना कह के वो आदमी जिसका नाम हरी था वो शांत हो जाता है। उस आदमी के शांत होते ही अभय कहता है, एडवोकेट सक्सेना, आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। श्रुति अभय की बात सुन के खड़ी होती है और कहती है, श्रुति, माय लॉर्ड, ये कोई सबूत नहीं हुआ। ये तो हम भी किसी को कुछ पैसे देंगे और वो बोलने के लिए रेडी हो जाएगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सच कह रहे हैं। अभय उसकी बात सुन के कहता है, अभय, आई नो एडवोकेट सक्सेना, मुझे रूल्स पता है और आपके इस बात का भी पूरा सबूत है मेरे पास। अब आप देखिए कि उस दिन सच में क्या हुआ था। रुकिए। फिर वो पेन ड्राइव को दिखाते हुए कहता है, अब मैं उस दिन का पूरा हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। इतना कह के वो फिर से पेन ड्राइव दे के दूसरा वीडियो को प्ले करने के लिए कहता है जिसमें राघव और शनाया होते हैं। पेन ड्राइव देते हुए वो एक नज़र श्रुति को देखता है और श्रुति भी उसे देखती है। फिर अभय कल की बात को सोचता है जब वो अमित के साथ उसके कॉलेज गया था। फ्लैशबैक। श्रुति के जाने के बाद अभय भी निकल जाता है। नीचे आके वो अमित के कार में बैठ जाता है और अमित कार को ड्राइव करते हुए कहता है, अमित, हम सही तो कर रहे हैं न श्रुति की बात मान के। अभय,
हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मिस सक्सेना की बात न मानने के अलावा वैसे उसका प्लान सही है। फिर दोनों श्रुति का प्लान याद करते हैं। श्रुति, आप दोनों को वैसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह सिक्योरिटी रूम में जाके अभय सर आपको उस आदमी को वहां से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाना है। फिर अमित को तो अपना काम पता ही है कि उसे क्या करना है। अमित, लेकिन ये काम करेगा अगर वो सिक्योरिटी रूम छोड़ के नहीं गया तो हम क्या करेंगे? श्रुति, अरे डोंट वरी, अभय सर हैं न, वो किसी न किसी तरीके से कर ही लेंगे ये काम। अभय, मैं तुम्हें क्या दिखता हूँ? मैं एक आदमी हूँ और तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगा। श्रुति फिर से अभय को छेड़ते हुए कहती है। श्रुति, अगर कर भी लेंगे तो क्या ही चला जाएगा? फिर खुद ही कहती है, अरे नहीं, तब हमारा क्या होगा? हम तो आपके बिना मर ही जाएंगे। अभय उसकी तरफ एक पेपर का बॉल करके उसकी तरफ फेंक देता है। पेपर का बॉल सीधे जाके श्रुति के माथे पे लगता है तो वो नाटक करते हुए अपने दोनों हाथों को सर पे रखते हुए कहती है। श्रुति, आउच, कितनी तेज से लगा। अगर हम पागल हो गए तो आपका क्या होगा? अब आगे से आप सर पे मत मरिएगा। अभय, वैसे भी अगर तुम पागल हो जाओगी तो मुझे फुरसत मिल जाएगी तुमसे और तुम्हारे ये बेकार के ड्रामे नहीं झेलने होंगे। दोनों यही सोचते हुए कॉलेज के गेट के पास पहुंच जाते हैं। अमित कार को पार्क करके वापस अभय के पास आता है, फिर उसे लेके जाने लगता है। दोनों सिक्योरिटी रूम के पास पहुंचते ही अभय अपने प्लान के हिसाब से उस आदमी को अपने पास बुला के उससे केस के सिलसिले में बात करने लगता है और इधर अमित मौका पाक तुरंत सिक्योरिटी रूम में जाके जिस कैमरे के बारे में उसने मेंशन किया था तुरंत उस कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में कॉपी करने लगता है। पूरा कॉपी होने के बाद वो अभय की तरफ आके खड़ा हो जाता है और ओके का इशारा करता है तो अभय इस आदमी से सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोलता है तो अभय अंदर आता है और बैठ के चेक करने लगता है। थोड़ी देर सब देखने के बाद दोनों वहां से निकलते हैं और कैंटीन की तरफ जाके एक कॉर्नर सीट पे बैठ जाते हैं। तभी अमित अपना लैपटॉप निकाल के उस पेन ड्राइव की सारी फेस को सेव करता है। अभय, तुम सेव करो, मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ, तुम क्या पियोगे? अमित, कॉफी। अभय अमित की बात सुन के कॉफी लेने चला जाता है। तभी वहां से अनीता गुजर रही होती है तो कैंटीनी के काउंटर पे अभय को खड़ा देख के उसके पास आके कहती है। अनीता, अभय भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभय अनीता की आवाज सुन के पीछे देखता है और कहता है। अभय, भाभी आप कुछ नहीं, बस यहाँ एक केस के सिलसिले से आया हूँ। अनीता, राघव के केस के सिलसिले में? अभय, हाँ। अनीता, पता चला मुझे भी घर पे। अभय, आप अभी घर जा रही हैं? अनीता, हाँ, आप कब तक आएंगे घर? अभय, बस यहाँ का काम खत्म करके आते हैं। अनीता, अच्छा ठीक, चलिए आप काम करिए अपना, मैं चलती हूँ, आपके भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कह के वो अभय को बाय बोले वहां से चली जाती हैं। तभी छोटू पीछे से कहता है, सर आपकी कॉफी। ये सुन के अभय दोनों कॉफी को उठा के वापस अमित के पास आके एक कप उसे पकड़ता है और दूसरा खुद पीते हुए कहता है, कुछ मिला? अमित, अभी तक तो नहीं। अभय, मुझे भी दिखाओ। इतना कह के दोनों एक एक करके क्लिप देखने लगते हैं। तभी उसकी नज़र खिड़की के हिस्से पे जाती है तो अभय कहता है। अभय, अमित थोड़ा वीडियो को जूम करना। ये सुन के अमित वीडियो को जम करता है तो अमित भी वहां पे एक प्यून को देख के अभय का चेहरा देखने लगता है। ये देख अमित कहता है। अमित, मैं इन्हें जानता हूं, चलिए। इतना कह के अमित अपने लैपटॉप को बंद करता है और अभय के साथ उस प्यून को ढूंढने चला जाता। काफी ढूंढने के बाद उसे कैंपस में कुछ दूर वो ही प्यून काम करता दिखता है तो अमित और अभय उसके पास आके उससे राघव के लिए बात करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताता है। ये देख के अमित कहता है। अमित, देखिए, अगर आज आपने हमें सच नहीं बताया तो राघव जेल चला जाएगा हमेशा के लिए। उसने आपकी मदद की थी उस वक्त जब आपके साथ कोई नहीं था और आज आपकी जरूरत है। उसे प्लीज हमारी हेल्प करिए वरना एक बेगुनाह को सजा मिल जाएगा। ये सुन के वो प्यून कहता है, प्लीज भैया हमें इन सब में मत घसीटिए, हमारा परिवार है छोटा सा और हम इन बड़े लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं।
अमित, आपको कुछ नहीं होगा और न आपके परिवार को, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन अभी आप मदद कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। हम दोनों ने देखा है कि आप उसी स्टोरेज रूम के खिड़की के पास खड़े थे, आपने सब देखा है, अब झूठ मत बोलिएगा। वो प्यून अमित की बात सुन के उसे सब सच बता देता है और उसे ये भी बताता है कि उसने उस दिन का वीडियो भी बनाया है। ये सुनते ही अभय कहता है, अभय, कहाँ है वो वीडियो? अभय की बात सुन के प्यून उन्हें वीडियो दिखाता है तो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं। प्रेजेंट टाइम। जैसे ही वो वीडियो प्ले होता है तो शनाया ये देख के खुद से कहती है, ये सबूत कहाँ से आ गया? वहां के कैमरे को टॉम ने बंद करवा दिया, तब ये सबूत कहाँ से मिला इन्हें? इधर राघव भी वो क्लिप देखते ही उस दिन को सोचने लगता है। फ्लैशबैक। जैसे ही वो लड़की राघव को ये कहती है कि श्रुति को फिर से पैनिक अटैक आया है और वो स्टोरेज रूम में है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उधर की तरफ दौड़ा चल जाता है। वहां पहुंच के वो राघव जब अंदर पहुंचता है तो जोर जोर से श्रुति का नाम लेता है और उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन न उसे श्रुति दिखती है और न उसकी कोई आवाज सुनाई देती है। तभी पीछे से आवाज आती है, किसे ढूंढ रहे हो राघव? उस गवार को, वो तो यहाँ है ही नहीं। राघव आवाज सुन के अपने पीछे देखता है तो उसे शनाया नजर आती है, तो उसे देख के कहता है, तुम यहाँ? शनाया, हाँ मैं यहाँ। राघव गुस्से से उसकी तरफ आते हुए कहता है, राघव, बताओ पार्टनर कहाँ है और तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? शनाया राघव को अपनी तरफ आता देख उसके सीने पे हाथ रख के उसे वहीं रोकते हुए कहती है, शनाया, उसे कौन बुलाना चाहता था? मैं तो तुम्हें बुलाना चाहती थी, जो कि उस गवार के नाम ने कर दिया। राघव, मतलब? तभी उसे उस लड़की की बातों पे ध्यान आता है, फिर से पैनिक अटैक। तो वो कहता है, ये बात तो हम चारों के अलावा शनाया को ही पता था। मतलब? शनाया, सही समझे तुम, मतलब कि तुम्हारी वो सो कॉल पार्टनर तो आज कॉलेज आई ही नहीं है और ये मेरा प्लान तुम्हें यहाँ बुलाने का। राघव उसे सुनता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने के लिए होता है कि शनाया उसके रास्ते को रोकते हुए कहती है, शनाया, राघव सिंह ठाकुर, आज तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आज अगर तुम्हारी इज्जत का तमाशा न बनाया तो। राघव, तो क्या करोगी? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और दूसरी बात, तुम मुझसे और पार्टनर से दूर रहो, समझी? शनाया राघव के चारों तरफ घूमते हुए बोलती है। शनाया, दूर रहो, राइट? फिर उससे कुछ दूर खड़ी होके पहले हंसती है, फिर शनाया अपने दोनों बीजुओं के शेर के स्लीव को फाड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प, हेल्प, बचाओ मुझे कोई। फिर वो अपने सर को दीवार पे पटक लेती है। ये सब देख के राघव हैरान हो जाता है और तुरंत उसकी तरफ जाता है उसे पकड़ने के लिए और कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? ये सब इतना कह के वो पाना जैकेट निकाल के उसको देता है, लेकिन वो उसको धक्का दे देती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है। ये देख के राघव गुस्से से उसके पास आता है और उसके कंधों से पकड़ लेता है, तो शनाया खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाते हुए हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। इन्हीं शनाया को रोकने के चक्कर दोनों एक दूसरे से भी हाथपाई करने लगते हैं। बाहर सभी जैसे ही मदद के लिए आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत उधर कमरे की तरफ दौड़ के आते हैं और दरवाजा को खटखटाते हुए कहता है, शनाया, तुम ठीक हो ना? ये सुन के शनाया और जोर से कहती है, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी बाहर से कोई कहता है, तुम आवाजें क्या दे रहे हो? दरवाजा तोड़ो। ये सुन के एक लड़का दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देख के राघव शनाया को छोड़ के दरवाजा खोल के सबको इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट टाइम। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद अभय कहता है, अभय, सो एडवोकेट सक्सेना, अब आप बताइए कि आपकी क्लाइंट हर जगह गलत है। सजा मेरे क्लाइंट को नहीं बल्कि आपके क्लाइंट को मिलना चाहिए। आपने तो अब सब देखा ही है। सो माय लॉर्ड, अभी भी मैं एक आखिरी गवाह पेश करूंगा। इतना कह के वो इशारा करता है तो दो कांस्टेबल उस आदमी को पकड़ के लाते हैं, तो शनाया उसे सके के शौक हो जाती है और अभय कहता है, माय लॉर्ड, ये सिक्योरिटी रूम का गार्ड है जिसने उस स्टोरेज रूम का कैमरा खराब किया था। शनाया के कहने पे फिर उसकी तरफ देख के कहती है, पूरा सच बताओगे अदालत को? वो आदमी ये देख के अपनी नजरें झुका के कहता है,
ये सब मैंने शनाया मैडम के कहने पे किया था। वो मेरे पास कॉल किया था ये कहने के लिए कि मैं अगर स्टोरेज रूम का सीसीटीवी कैमरा खराब कर देता हूँ तो वो मुझे पैसे देंगी, इसलिए मैंने भी उनका कहा मान लिया था। इतना कह के वो शांत हो जाता है और अभय कहता है, अभय, अब तो इस अदालत को पता चल गया होगा सारे सबूत और गवाह देखने के बाद कि ये केस बेबुनियाद है। मेरा क्लाइंट मिस्टर ठाकुर पे गलत आरोप लगाए गए थे और मेरे क्लाइंट के मान को ठेस पहुंचाया गया है, जिसकी जिम्मेदार मिस शनाया है। तो मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि वो मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी दे के इस केस के असली गुनहगार को सजा दी जाए। अभय इतना कह के अपनी जगह बैठ जाता है। जज श्रुति से कहते हैं, एडवोकेट सक्सेना, आपको अभी भी कोई गवाह या सबूत पेश करना है। श्रुति अपनी जगह से खड़ी हो नहीं बोलती है, फिर बैठ जाती है। सारे सबूत को पेश करने के बाद राघव बाइज्जत बरी हो जाता है और शनाया धीरे से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पे खड़ी पुलिस पकड़ लेती है और काटघरे में खड़ा कर देती है और जज साहब उसे सजा सुनाते हैं। सजा सुनने के बाद जज वहां से चले जाते हैं और सब खुश थे कि राघव रिहा हो गया। ये देख के राघवेंद्र जी को बहुत खुशी मिलती है और श्रुति को भी कि फाइनली राघव पे लगे सारे इल्जाम हट गए और उसके पे एक भी दाग नहीं लगा। राघव आके तुरंत अपने पापा के पास जाके उनके पैर को छूते हुए उनसे गले लग जाता है। राघवेंद्र जी भी खुश होके उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, राघवेंद्र जी, आप अपने दोस्तों से मिलिए, तब तक हम भर जाके आपकी दाई माँ को बता दे कि आप रिहा हो गए हैं, वो बहुत परेशान है आपको लेके। राघव राघवेंद्र जी से दूर होके उन्हें हाँ कहते हुए अपने दोस्तों के पास चला जाता और उनसे बारी बारी गले मिलने लगता है। श्रुति ये सब देख के वो बहुत खुश थी और अभय को देखते हुए कहती है, देखिए न सर, सब कितने खुश हैं। ये सुन के अभय भी उन सब की तरफ देखता है और हाँ में गर्दन को हिला देता है। तभी श्रुति की नज़र शनाया पे जाती है तो वो उसकी तरफ आती है और उससे कहती है, श्रुति, सॉरी शनाया, हम तुम्हें बचा नहीं पाए, वैसे भी हम एक गुनहगार को कैसे बचा सकते हैं। फिर उसके करीब आके उसके कान में कहती है, तुम जानना नहीं चाहोगी कि हमें ये सब पहले से ही पता था। वैसे कैसा लगा हमारे ये गेम तुम्हारे साथ? हम तो बहुत मज़ा आया। वैसे तुम्हें तो अच्छा ही लगा होगा क्योंकि गेम्स खेलने की आदत तो तुम्हारी भी है लोगों के साथ। इतना कह के वो हट जाती है और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है। शनाया, मतलब तुम्हें सब पता था और तुमने मेरे साथ बस नाटक किया। श्रुति, हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, जैसे को तैसा। इतना कह के वो मुस्कुराते हुए अभय के पास आ जाती है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। शनाया, तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। श्रुति, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी एक महिला कांस्टेबल उसके हाथों हथकड़ी डाल के उसे वहां से ले जा रही होती है और उसके बगल में इंस्पेक्टर चल रहा होता है। ये देख के शनाया महिला कांस्टेबल को धक्का देती है, फिर इंस्पेक्टर का गन लेके श्रुति की तरफ गन को पॉइंट करते हुए कहती है, शनाया, श्रुति, तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत गलत किया है तुमने मेरे साथ। ये देख के श्रुति के साथ साथ अभय, राघव, रोहन, दिव्या और सानिया भी शनाया की तरफ देखने लगते हैं। ये देख के श्रुति शनाया से कहती है, श्रुति, देखो शनाया, वो गन है, चल जाएगी, उसे दूर रखो हमसे। इतना कहते कहते वो कांपने लगती है। शनाया, ओ डियर, आई नो कि ये गन है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है और तभी तो मैंने इसे तुम्हारी तरफ पॉइंट किया हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें तो पे करना पड़ेगा। अगर मैं जेल जा रही हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे हंसता और खुशी से जीने कैसे दे सकती हूँ? मरना तो तुम्हें पड़ेगा आज। तभी एक कांस्टेबल शनाया की तरफ बढ़ता है तो शनाया उससे कहती है, शनाया, एकदम वहीं पे रुक जाओ। अगर तुम सब में से किसी एक ने भी मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं श्रुति को मारने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। वैसे भी मेरे पे 4 या 5 कैसे चल रहे हैं, एक केस और हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। श्रुति ये सब देख के उसका सर घूमने लगता है, लेकिन तभी वो अपने कांपते हुए होठों से कहती है, श्रुति, देखो शनाया, प्लीज उसे दूर रखो हमसे, वो गुण है, अगर गलती से चल गई तो किसी को भी चोट लग सकती है। शनाया श्रुति की बात सुन रही होती है तो इसी का फायदा उठा के कांस्टेबल उसकी तरफ बढ़ने लगती है
तो शनाया श्रुति की तरफ और मजबूती से गन को पॉइंट करते हुए कहती है, शनाया, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? वही रुक जाओ। शनाया के इतना कहते कहते उसके हाथ से गोली चल जाती है। एक तेज आवाज सुन के सबकी जान जैसे हलक में अटक जाती है और श्रुति तो वहीं पे खड़ी होके अपनी तरफ आते हुए गोली को देख के तरफ जोर से अपनी आंखें बंद करती है तो दूसरी तरफ मुट्ठी को कस के बंद कर लेती है। गोली की आवाज सुन अभय भी घबरा जाता है, लेकिन वो बिना समय गवाए वो श्रुति को अपनी तरफ खींच के सीने से लगाए नीचे जाता है। गोली श्रुति के बाजुओं को छूते हुए सीधे दीवार पे जाके लग जाती है। इधर इंस्पेक्टर शनाया के हाथ से गन को लेके उसे पकड़ लेते हैं और श्रुति अभी भी शोक में होने की वजह से हल्की बेहोशी में चली जाती है और उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। अभय को जब महसूस होता है कि श्रुति का शरीर कांप रहा है तो वो उसे संभालते हुए घुटने के बाल बैठ के उसे अपने बाहों में लेके देखता है तो श्रुति हल्की बेहोशी में कांप रही होती है और उसके रोग को कस के पकड़े हुए कुछ बड़बड़ा रही होती है कि उसे मत मारो, हमने कुछ नहीं किया है। अभय ये देख उसके सर को अपने हाथों में लेके उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, अभय, मिस सक्सेना क्या हुआ? किसी को कोई नहीं मारेगा, तुम उठो, होश में आओ। ये देख के सब श्रुति के चारों तरफ उसे घेर लेते हैं। अभय परेशान सा उसे देख रहा होता है, तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है तो वो समझ जाता है कि श्रुति को इस टाइम पैनिक अटैक आया है। ऐसी घटना से रिलेटेड कुछ तो हुआ था जो ये इतनी डरी हुई है, अब मैं क्या करूं? अभय, मिस सक्सेना आंखें खोलो, देखो ये मैं हूं अभय एंड यू आर सेफ, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। दिव्या श्रुति की हालत देख के कहती है, दिव्या, अभय सर इसकी एक दवा है जो ये हमेशा खाती रहती है, मे बी वो दवा इस टाइम काम आ जाए। अभय, तो तुम बता क्या रही हो? अगर तुम्हें पता है कि वो दवा कहाँ है तो लेके आओ। दिव्या, हाँ वो हमेशा अपने बैग में रखती है, टैबलेट की शीशी, 1 मिनट में देखती हूँ। इतना कह के दिव्या तुरंत उसके बैग के पास जाके उसमें वो दवा ढूंढने लगती है तो उसे वो दवा मिल जाती है। ये देख के वो शीशी वहां लाके अभय को दे देती है और सानिया अपने बैग से बॉटल का पानी निकाल के देती है। अभय दिव्या के हाथ से दवा लेके तुरंत एक टैबलेट निकाल के श्रुति के मुंह में डालता है और उसे पानी पिलाता है। दवा लेने के बाद श्रुति कांपना तो बंद कर देती है, लेकिन अभी भी हल्की बेहोशी में वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। ये देख के अभय उसे दोबारा से अपने गले लगा के उसके सर को सहलाते हुए कहता है, अभय, शांत हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, शांत, बिल्कुल शांत, आंखें खोल के देखो, ये मैं हूँ अभय। अब तुम आंखें बंद की रहोगी तो कैसे देखोगी मुझे? शावी आंखें बंद किए हुए अपने उंगलियों से गिटार पे धुन बजाए जा रही थी। सारे बच्चे उसे बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। वहाँ की केयर टेकर यानी अम्मा भी अपना काम छोड़ के शावी का गाना सुनने में मगन हो जाती हैं। तभी दरवाजे से विवान अंदर आता है। गिटार की धुन सुन के उसके तेजी से बढ़ते हुए कदम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और आगे आके देखता है तो शावी अपनी आंखों को बंद किए हुए गिटार को बजाते हुए आगे के लाइन को गाती है। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा, तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है, मैं रात। आना दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे। किस तरह गिरा ये सुलझे। विवान उसके चेहरे के आते जाते भाव को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और मन में कहता है, आज भी इसकी आवाज में वही कशिश है जो पहले हुआ करती थी। कितने सालों बाद इसकी गाने की आवाज सुन रहा हूँ। कौन सा ऐसा लड़का होगा जो अभी इसे ऐसे पूरे दिल से गाते हुए देखेगा और उसे इससे प्यार नहीं होगा, वो तो इसे फिदा हो जाएगा। इस टाइम मैंने तो पहले ही अपना दिल हार दिया था। विवान यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसके कानों में शावी की आगे के लाइन गाने की आवाज आती है तो वो उसकी तरफ देख के उसके गाने को सुनने लगता है। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आंखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा। अथम के सासे ले यहाँ।
ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। गाना खत्म होते ही शावी अपनी आंखें खोलती है तो सब उसे देखते हैं, फिर ताली बजाने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा उठ के उसके पास आके कहता है, बच्चा, दीदी आज भी आपकी आवाज बहुत प्यारी है, कोई भी ये आवाज सुनेगा न उसे इस आवाज से प्यार हो जाएगा जैसे हम सबको प्यार हो गया है आपके इस आवाज से। शावी गिटार को एक साइड में रखते हुए कहती है। शावी, अच्छा बेटा तुम हो तो छोटे पैकेट और हमें ही मक्खन लगा रहे हो। बच्चा, अरे नहीं दीदी सच कह रहा हूं। तभी अम्मा बोलती है, अम्मा सच में बेटा तुम्हारी आवाज में जादू है, कितने दिन हो गए थे हम सभी को तुम्हारे मुंह से गाना सुने हुए, बहुते अच्छा गाती हो तुम। शावी, थैंक यू अम्मा, बस सब आप लोग की दुआ है। तभी शावी की नजर विवान पे जाती है जो उसे देख के हाथ को बांधे मुस्कुरा रहा होता है। ये देख के वो अम्मा से इजाजत लेके उसके पास आके कहती है, शावी तुम कब आए, तुम तो परसों आने वाले थे ना। विवान, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और मैं मजाक कर रहा था वैसे। शावी, तुम्हें पता है न मुझे जब काम होता है तो मजाक नहीं पसंद होता है, तो फिर वैसे तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ हैं। विवान, पता चल गया, अब तुम्हें इतना अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी हर सांस भी पता है हमें। शावी, अच्छा इतना भी खुद पे घमंड अच्छा नहीं होता, अगर तुम्हें हमारी सांसें भी पता होती तो तुम कभी हमें छोड़ के ही नहीं जाते समझे। अब चले, देहरादून कब का है टिकट। विवान, आज दोपहर के 3 बजे का है। शावी, चलो अच्छा हुआ था कि हमने माँ को पहले ही बता दिया था कि हमें जाना होगा। विवान कुछ कहता कि इतना कह के वो बिना उसका जवाब सुने सारे बच्चों और अम्मा के पास आके कहती है, शावी, अच्छा तो अब हम चलते हैं, आप सब अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करिएगा अच्छे से, अम्मा को ज्यादा परेशान मत करिएगा, ओके। सब एक साथ कहते हैं, ओके दीदी। तभी शावी घुटने के बल बैठ के सबको गले लगा लेती है, फिर उठ के अम्मा के पास आके कहती है, शावी, अम्मा कुछ जरूरत होगा तो बताइएगा ठीक है, और आप अपना भी ध्यान रखिएगा और टाइम टू टाइम दवा खाते रहिएगा। अब हम चलते हैं, आएंगे फिर। अम्मा, हाँ जरूर, लेकिन तुम आना जरूर दोबारा, ठीक है। विवान दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और शावी की बात को सोचते हुए कहता है, विवान, अपनी जगह शावी बिल्कुल सही है, मैं तो उसे कभी समझ ही नहीं पाया, हमेशा उसे बदलने के लिए मैंने कहा, कभी उसकी तकलीफ को नहीं समझा। वो हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन उसके पीछे का दर्द मैं कभी समझ ही नहीं पाया। हमेशा उसे ब्लेम किया, कभी खुद को क्यों नहीं कहा कि एक बार उसे समझ के देख, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा, उसे जानने की, उसके दर्द को जानने की, उसे कम करने की, हर चीज की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन शावी को अपना बना के रहूंगा दोबारा। तभी शावी आके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, शावी, कहाँ खो गए, चले हम घर पे भी बताना है कि हमें आज ही निकालना है। विवाना अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, विवान, हाँ चलो चलते हैं। इतना कह के दोनों उस ऑर्फनेज से बाहर आ जाते हैं। शावी, तुम्हारी जीप कहाँ है। विवान, बाहर सड़क पे। शावी, सड़क पे क्यों खड़ा किया। विवान, जीप अंदर नहीं आती, और अगर आ भी जाती तो टर्न कैसे करता मैं, और पार्किंग भी। शावी, रिक्शा वाले तो अंदर आ जाते हैं और मुड़ा भी लेते हैं आराम से, पता नहीं कैसी है तुम्हारी जीप। इतना कह के वो आगे चलने लगती है तो विवान खुद से कहता है, इसे रिक्शा और जीप में अंतर नहीं पता है क्या। इतना कह के वो भी उसके पीछे चल देता है। शावी कुछ दूर पहुंच के रोड क्रॉस करने के लिए होती है कि एक कार तेज रफ्तार से आता देख पीछे हो जाती है और फिर फिंगर क्रॉस करके ऊपर देख के कहती है, प्लीज भगवान अब कोई भी गाड़ियां न आए और हम रोड क्रॉस कर ले। इतना कह के वो दोनों तरफ देख के रोड क्रॉस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब कोई गाड़ी आती दिखे तो वो अपने कदम को पीछे कर देती। उसके पीछे आ रहा विवान ये देखता है तो हंसते हुए खुद से कहता है, विवान, आज भी इस लड़की को रोड क्रॉस करना नहीं आता है। इतना सोच के वो शावी के पास आके खड़ा हो जाता है तो शावी उसे देखने लगती है। विवान, मैं मदद करूं। शावी,
हमने मंगा मदद तुम्हारी नहीं ना। विवान शावी को तना मारते हुए कहता है। विवान, तब तो लगता है देहरादून की कल सुबह के 4 बजे पहुंचने की जगह 1-2 हफ्ते में पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि किसी को रोड क्रॉस करने में तो 4 या 5 दिन तो लग ही जाएगा। विवान की बात सुनके शावी उसे गुस्से से देखने लगती है, तो विवान हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर अपने फोल्ड किए हुए स्लीव को खोल के हाथ को शावी के सामने कर देता है। ये देख के शावी पहले विवान के हाथ को देखती है, फिर विवान को, तो विवान उसे इशारे से कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, पकड़ो। शावी उसकी बात सुन के उसके स्लीव का एक कोना पकड़ लेती है और विवान के पीछे उसके साथ चलने लगती है। दोनों रोड क्रॉस करके आते हैं तो विवान शावी को देखता है, जो कहीं खोई हुई सी होती है, तो विवान उसे छेड़ते हुए कहता है। विवान, कहीं तुम उस दिन की बात तो याद नहीं कर रही हो ना। शावी विवान की बात सुन के तुरंत उसके स्लीव को छोड़ के कहती है। शावी, बिल्कुल भी नहीं। इतना कह के वो विवान के कार के फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाती है। विवान, खुद से तुम्हारा हड़बड़ाना तो बता दिया कि तुम उस दिन की ही बात को याद कर रही थी। इतना सोचते हुए वो भी ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है और शावी को देख मुस्कुरा देता है। शावी उसे देखती है, फिर खिड़की से बाहर देखते हुए उस दिन की बात याद करने लगती है। फ्लैशबैक। शावी स्कूल जाने के लिए निकल चुकी थी। आज वो अकेले स्कूल जा रही थी, क्योंकि श्रुति और सागर दोनों को अपने पेरेंट के साथ अपने नेफ्यूज के घर जाना था। शावी बस स्टैंड पे खड़ी होके खुद से कहती है। शावी, धोखेबाज लड़की, नहीं जाना था तो कॉल करके पहले बता देती तो हम भी नहीं जाते, लेकिन नहीं, महारानी जब पूरा काम कर लेती है तभी बताएगी कि सॉरी आज हम नहीं जा पाएंगे। और मैडम को देखो, नए स्कूल को स्टार्ट किए अभी 4 महीने भी नहीं हुए और ये छुट्टियां भी मारने लगी। वो यही सब सोच रही थी कि तब तक उसे बस का हॉर्न सुनाई देता है, तो श्रुति को कोसना छोड़ के जाके बस में पीछे से तीसरे सीट पे जाके बैठ जाती है। लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है, तो वो वापस आके ड्राइवर और कंडक्टर से कहती है। शावी, देखिए भैया, हमें रोड क्रॉस करना नहीं आता है और आज हम अकेले भी हैं, तो चुपचाप हमें रोड क्रॉस करवा दीजिएगा, नहीं तो आपकी ये बस तब तक नहीं जा पाएगी कहीं, और जब तक आप हमें रोड क्रॉस नहीं करवा देते। और दूसरी बात, अगर आपने रोड क्रॉस नहीं करवाया जिसकी वजह से हम खुद से करेंगे और सामने से कोई बस या गाड़ी हमें टक्कर मारी, तो हम आप दोनों पे केस कर देंगे कि आप दोनों की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। तो हमें कुछ मत कहिएगा कि हमने आप दोनों को कुछ नहीं बताया था। हम साफ साफ ये बोल देंगे कि बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, हमने उनसे कहा था रोड क्रॉस करवाने के लिए, लेकिन उन्हें जल्दी जाना था तो वो हमें रोड क्रॉस नहीं करवाए, जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। इतना कह के वो वापस अपने जगह बैठ जाती हैं। ड्राइवर और कंडक्टर मुंह फाड़े उसे जाते देख रहे होते हैं। शावी अपनी जगह वापस बैठ के खिड़की से बाहर देखने लगती है। आज थी वो बेचारी अकेले, तो उसका मन नहीं लग रहा था, तो वो अपने बैग में से अपनी एक बुक निकलती है और उसे पढ़ने लगती है। कुछ ही दूर बस चलती है कि बस के अचानक से ब्रेक लगने की वजह से झटका लगता है, तो वो सर उठा के देखती है तो बस के आगे के दरवाजे से कोई चढ़ रहा होता है। तो शावी बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगती है। पहले उसका जूता देखती है, जो कि काला रंग का होता है और चमक रहा होता है। फिर उसकी नज़र उसके पहने हुए कपड़े पे जाती है, जिसका कलर सेम टू सेम उसके ड्रेस की तरह होता है। तो वो मन में कहती है, मतलब ये लड़का हमारे स्कूल का है। इतना कहते जैसे ही उसकी नज़र उस लड़के के चेहरे पे जाती है, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, सीनियर। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विवान था, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। विवान की भी नज़र शावी पे जाती है, तो वो उसे इग्नोर करके दरवाजे के पास वाली सीट पे बैठ जाता है। तभी बस हॉर्न दे के चलने लगती है, जिसकी वजह से शावी अपने होश में आती है और विंडो सीट छोड़ के वो बगल के सीट पे बैठ के विवान को निहारने लगती है। विवान को पता था कि शावी उसे ही देख रही है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी उसे पसंद करने लगा था। यही सोच के वो मुस्कुरा देता है। शावी अपने बुक में आधा चेहरा छुपाए सिर्फ विवान को पूरे रास्ते देखे जा रही थी कि तभी उनका स्कूल आ जाता है। तो बस रुकता है और कंडक्टर कहता है कि स्कूल आ गया है। ये सुन के शावी कहती है, शावी,
यार आज स्कूल को इतना जल्दी आना जरूरी था, ऐसे तो इतना लेट करता है आने में, और आज इतनी जल्दी क्यों भगवान जी क्यों? इतना कह के वो अपना बैग लेके अपनी जगह से उठ जाती है और इधर विवान भी अपना बैग लेके उठता है और जैसे ही नीचे उतरने के लिए होता है तो कंडक्टर जब देखता है कि शावी और उस लड़के का ड्रेस एक ही स्कूल का है तो ये देख के वो कहता है, कंडक्टर सुनो। विवान, अजी कहिए। कंडक्टर, हमारा एक काम करोगे? विवान, जी बताइए। तब तक शावी भी अपनी जगह से उठ के विवान पीछे आ जाती है तो उसे देखते हुए कंडक्टर कहता है, कंडक्टर भैया आप हम पे बस इतना मेहरबानी कर दो कि ये जो पीछे आपके लड़की खड़ी है न इन्हें सही सलामत रोड क्रॉस करवा दीजिएगा, वरना ये हमारे खिलाफ केस दर्ज करवा देंगी कि इन्हें कुछ हुआ तो ये हमें छोड़ेंगी नहीं, अभी अभी इन्होंने धमकी दिया था। शावी ये सुनते ही पहले विवान को देखती है, फिर उस कंडक्टर को घूर के देखने लगती है और मन में कहती हैं, शावी अरे बेवकूफ इंसान, मुंह बंद कर लो। हे भगवान, अगर नहीं छोड़ना था तो मत छोड़े होते, लेकिन ये तुम जिससे शिकायत कर रहे हो ये हमारा होने वाला बॉयफ्रेंड है और आप इसी के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर नहीं छोड़ना था मत छोड़े होते, लेकिन इतनी इंसल्ट वो भी हमारे सीनियर के सामने छोड़ेंगे नहीं आपको, अगर दोबारा मिल गए तो सच्ची अच्छे से मजा चखाएंगे आपको। विवान एक बार शावी को देखता है जो अपना सर झुकाए खड़ी होती है, फिर उस कंडक्टर की तरफ देख के कहता है, विवान आप चिंता मत करिए, मैं इसे रोड क्रॉस करवा दूंगा। फिर दोबारा विवान उसकी तरफ देख के कहता है, चले। ये सुन के शावी हाँ में गर्दन हिला देती है तो दोनों बस से उतर जाते हैं। बस के जाने के विवान एक कंधे पे बैग लटकाए और दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डाल के रोड क्रॉस करने लगता है और उसके पीछे शावी। लेकिन विवान आगे चला जाता है और एक कार आने की वजह से वो वहीं पे रुक जाती है और क्रॉस करने की कोशिश करने लगती है। विवान रोड क्रॉस करके जब अपने पीछे देखता है तो शावी को न पाके रोड के उस पार देखता है, जहां शावी खड़ी होके बेचारगी सा चेहरा बना के उसे ही देख रही होती है। ये देख के विवान वापस उस पार जाता है, फिर अपने एक हाथ को उसके सामने करके कहता है, विवान इस पकड़ो और चलो, वरना तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। ये सुन के शावी झट से उसके बाह के स्लीव का एक कोना पकड़ लेती है तो विवान ये देख के पहले मुस्कुराता है, फिर रोड क्रॉस करवाने लगता है। ये देख के शावी अपने जोर से धड़कते दिल पे हाथ रख के विवान को देखते हुए रोड क्रॉस करने लगती है। प्रेजेंट टाइम। जीप के अचानक रुकते ही शावी आज के दिन में वापस आती है, फिर विवान की तरफ देख के कहती है, शावी क्या हुआ, तुमने जीप को क्यों रोक दिया? विवान, मैडम आपका घर आ गया है तो जीप को रोकूंगा ही न, वैसे तुम कहाँ खोई हुई हो? शावी जीप से बाहर आते हुए, कहीं नहीं खोए थे हम, चलो हम अपना सामान पैक कर लेते हैं, तब तक के लिए तुम भी फ्रेश होके आ जाओ। इतना कह के वो अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अंदर आके शावी कीर्ति जी के पास आके कहती है, शावी माँ हम जा रहे हैं श्रुति से मिलने, देहरादून टिकट आज की कन्फर्म हो गई है। कीर्ति जी अचानक से हमने तो कुछ बनाया भी नहीं तुम्हारे खाने के लिए, वैसे कितने बजे की है? शावी माँ डोंट वरी, हम कुछ खरीद के खा लेंगे स्टेशन से, आप चिंता मत करिए, वैसे ट्रेन 3 बजे है। कीर्ति जी अच्छा ठीक है, तो जा जल्दी से सामान पैक कर ले, तब हम आपके लिए कुछ हल्का सा बना देते हैं। शावी ओके माँ। इतना कह के वो ऊपर सामान पैक करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने सामान को नीचे लेके आ जाती है तो कीर्ति जी कहती हैं, कीर्ति जी आ गई आप, चलिए जल्दी से पोहा खा लीजिए, हमने आपके लिए पोहा बनाया है। शावी माँ आप इसे पैक करके दे दो, हम बाद में खा लेंगे, वैसे भी आप तो जानती हैं बनारस की ट्रैफिक और ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, यहाँ से स्टेशन पहुँचते पहुँचते ही हमें 1 घंटे लग जाएंगे और ऊपर से ट्रैफिक का हाल तो और भी बुरा है। ये सुन के कीर्ति जी तुरंत पोहे को पैक करती हैं और एक स्टील का डब्बा लाके शावी को पकड़ाते हुए कहती हैं, कीर्ति जी ये पोहे हैं, खा लेना और स्टेशन से कुछ खरीद के खाना खा लेना, और जब से सुना है कि आप श्रुति से मिलने जा रही हैं तो हमने उसके लिए ये बेसन के लड्डू का डब्बा तैयार रखा था कि जिस दिन आप जाएंगी उस दिन हम आपको दे देंगे, ये डब्बा आप श्रुति को दे दीजिएगा क्योंकि उसे हमारे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। शावी
माँ अब हम इस डब्बे को कहाँ रखे? कीर्ति जी, चुपचाप रख ले वरना। शावी, अच्छा ठीक है। इतना कह के वो डब्बे को किसी तरह अपने सामान में रखती है, फिर कीर्ति जी का पैर छू के बाहर चली जाती हैं। बाहर आती है तो विवान के जीप में बैठा उसकी का इंतजार कर रहा था। ये देख के वो उसकी तरफ चली जाती है और जीप में बैठते हुए कहती है, शावी, क्या बात है, कितने देर से खड़े थे यहाँ पे? विवान, बस यही कुछ 10 मिनट हुए होंगे। शावी, जब आ गए थे तो कॉल कर लेते। विवान, मैडम मुझे पता था कि आप 12:15 बजे तक आ जाएंगी, इसलिए कॉल नहीं किए। इतना कह के वो अपने आंखों पे गॉगल्स लगता है और जीप को ड्राइव करने लगता है। देहरादून। सानिया, दिव्या, रोहन, राघव चारों कैंटीन में बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी छोटू उनके पास आके उनसे उनका ऑर्डर लेता है, फिर वहां से चला जाता है। सानिया, यार हम लोगों ने पार्टी नहीं की राघव के छुटने की खुशी में और एग्जाम खत्म होने की खुशी में। रोहन, हाँ यार हम काफी बिजी हो गए थे पढ़ाई में, तो क्या बोलते हो राघव एक दिन पार्टी करते हैं? दिव्या, हाँ यार सेलिब्रेशन तो बनता है। राघव, अभी तो हम नॉर्मल पार्टी कर लेते हैं, लेकिन अच्छे से पार्टी पापा के बर्थडे वाले दिन किया जाएगा। सानिया, अरे हाँ अंकल का तो बर्थडे भी आने वाला है न। राघव, हाँ तब करेंगे अच्छे से पार्टी और तब तक अमित भी आ जाएगा। दिव्या, यार अमित को भी अभी जाना था। दिव्या की बात सुन के रोहन और सानिया उसे देखते हुए ओ की आवाज निकलने लगे तो राघव उनको देख के कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो रोहन इशारे से कहता है, तू बस देख। दिव्या उन सब को फिर खुद को ऐसे देखता हुआ कहती है, दिव्या, अब क्या हो गया? सानिया, तुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है, अमित के ना रहने से क्या बात है? दिव्या अपने माथे को पीटते हुए कहती है। दिव्या, हे भगवान तुम लोग भी न, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि उसका एग्जाम छूट गया। ऐसा कौन सा जरूरी काम करने आउट ऑफ इंडिया चला गया कि उसने एग्जाम्स ही छोड़ दिए? सानिया, पक्का यही बात है न? रोहन, क्या बात कर रही है सानिया? और भी कोई बात हो सकती है, बस समझने की देर है। उन सब की बात को काटते हुए राघव कहता है, राघव, ये दोनों पागल हैं, इनकी बात पे ध्यान मत दो। उसे अपने पापा के साथ जाना पड़ा है और उन्होंने पहले ही दिन से बात कर ली थी, सो डोंट वरी। वैसे अमित अच्छा लड़का है, चाहो तो तुम उसे अपना बना सकती हो। राघव की बात सीटी ही सानिया, रोहन और राघव एक दूसरे को ताली देने लगते हैं और दिव्या अपना माथा पीट लेती है। तीनों आपस में दिव्या को छेड़ रहे होते हैं कि छोटू उनका ऑर्डर लाके वहां पे रख देता है। श्रुति भी उधर से अपने चैम्बर के लिए निकल रही थी कि उसका ध्यान उन चारों पे जाता है, तो श्रुति अपने मन में कहती है, श्रुति, एक बार और कोशिश करते हैं, हम इनसे बात करने की। आखिर गलती भी तो हमारी ही थी ना, हम इनके साथ ऐसा करते ना, ये हमसे नाराज होते और लगे हाथ। राघव का भी हाल चाल पूछ लेंगे, कितने टाइम से उससे बात नहीं की है अच्छे से। यही सोचते हुए वो उनकी तरफ चली जाती है। श्रुति को अपनी तरफ आता देख राघव को खुशी होती है। वो उन सब से कुछ कहता कि सानिया श्रुति को अपनी तरफ आता देख सबसे बोलती है, सानिया, इसे क्या हुआ? आज ये रास्ता भूल गई है क्या? ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? रोहन, छोड़ न हमें। क्या? दिव्या, पता नहीं क्यों यार, मुझे लगता है कि कुछ तो अभी भी छुपा हुआ है जो हम सबको नहीं पता। तुम सबको नहीं लगता? श्रुति को देख के उस दिन शनाया का श्रुति पे गोली चलाना और उसे बार बार धोखा देने की बात कहना। रोहन, तू तो रहने ही दे, वो तेरी दोस्त है न, इसलिए तू कह रही है। रही बात शनाया की, तो उससे हार बर्दाश्त नहीं हुआ होगा जिसका बदला उसने श्रुति पे गोली चला के निकाला, समझी? दिव्या, रोहन तुम ये गलत कह रहे हो। हाँ मैं हूँ उसकी दोस्त, लेकिन मैंने राघव के लिए उसके खिलाफ भी गई थी, क्योंकि उस टाइम राघव सही था, लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद अब गलत कर रहे हैं। दिव्या की बात का कोई जवाब देता कि श्रुति उनके पास आके कहती है, श्रुति, हाय एवरीवन, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और अमित कहाँ है? अभी तक आया नहीं, और उसके एग्जाम्स? सब श्रुति के बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, तो दिव्या कहती है, दिव्या, हाय श्रुति, अब बैठ रही बात अमित की, तो वो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है,
अपने पापा के साथ किसी काम से रही बात एग्जाम की तो उसके पापा ने डीन से पहले ही बात कर ली थी। श्रुति, अच्छा और राघव तुम कैसे हो? राघव कोई जवाब देता कि रोहन उसकी तरफ बिना देखे उस पे तंज कसते हुए कहता है। रोहन, अब क्या फायदा पूछने का, जब जरूरत थी तब तो तुमने साथ दिया नहीं, अब आ गई हाल चाल पूछने का दिखावा करने। फिर श्रुति की तरफ देख के आगे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम हमारे राघव का केस नहीं लोगी तो क्या राघव जेल से बाहर नहीं निकलेगा? देखो तुम्हारे सामने है राघव और सही सलामत, वैसे भी नुकसान तो तुम्हारा हुआ है। तुमने अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ा और वो भी हार गई और तुम्हें कोई संभालने वाला भी नहीं है इस वक्त, और वैसे भी ये सारे रिश्ते तुमने खुद खोए हैं। श्रुति को रोहन की बात का बुरा तो लगता है, लेकिन वो सुन के चुपचाप सबको एक नज़र देखती है, फिर वहां से वापस जाने लगती है तो सानिया कहती है, सानिया तू पागल है क्या? इतना रूडली बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हमारा राघव छूट तो गया है न? रोहन, वो इसी के लायक है, किसी और का सुनना नहीं होता है, बस अपना सुनना और करना होता है। राघव इन दोनों की बहस का कोई जवाब ना देके एकटक जाती हुई श्रुति को ध्यान से देख रहा होता है। तभी जाती हुई श्रुति की नज़र वहां पे खड़े अमित पे जाती है, जो एयरपोर्ट से सीधे राघव से मिलने कॉलेज आ जाता है, और उसने सारी बात सबकी सुन ली थी। ये देख के वो श्रुति को देखता है। श्रुति भी उसे देख के अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए वहां से जाने लगती है, तो अमित उसके कलाई को पकड़ के रोकते हुए कुछ कहता कि वो ना में सर हिला देती है और अपने हाथ को छुड़ा के वहां से चली जाती है। श्रुति के जाने के बाद अमित उन सब की तरफ आता है, तो सब अमित को देख के खुश होते हैं। तो राघव कहता है, राघव अबे तू कहाँ था और कब आया? अमित राघव की बात का जवाब न देके वो कहता है, अमित तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। रोहन, अब क्या गलत कर दिया हम लोगों ने? इतने दिन बाद तू आ रहा है और तू हम लोगों को ही उल्टा कह रहा है। राघव, रोहन सही कह रहा है, मैं जेल में था और तू मुझे छोड़ के चला गया था और आज आके मिल रहा है। अमित, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कहाँ गया था, मैं श्रुति की बात कर रहा हूँ। जो तुम लोगों ने अभी अभी किया उसके साथ वो गलत था। अमित की बात सुन के सब उसे देखने लगते हैं, तो सानिया उसके पास आके कहती है, सानिया तुझे क्या हो गया है? तू जानता है उसने हमारे राघव के साथ गलत किया है, न कि हमने। अमित, तुम लोगों की बुद्धि काम कर रही है भी या नहीं, या सोचना समझना भूल गए हो क्या तुम सब? फिर थोड़ी देर रुक के आगे कहता है, तुम लोग खुद सोचो कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसे पता था कि वो अपना पहला केस लेगा तो वो हार जाएगा, ये जान के भी कोई नया एडवोकेट अपने रेपुटेशन को क्यों बेकार करेगा? केस हार के चलो ये अलग बात हो गई, लेकिन तुम लोग सोचो अभय मल्होत्रा के सामने एक नया एडवोकेट कैसे टिक सकता है? उनके सामने तो सीनियर एडवोकेट भी हार मान लेते हैं। और तुम लोगों ने ये भी ध्यान नहीं दिया होगा कि जब जब शनाया के खिलाफ सबूत दिखाए जा रहे थे तब श्रुति बिल्कुल शौक भी नहीं थी। इतना कह के अमित शांत हो जाता है, तो राघव अपने मन में कहता है, राघव हाँ अमित तो ये बात सच बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम मैंने भी उसका रिएक्शन एकदम नॉर्मल देखा था, जैसे कि उसे पहले से ही सब पता हो। वो यही सब सोच के अमित के पास आके कहता है, राघव तुझे कैसे पता ये सब? अमित, क्योंकि राघव श्रुति को सब पता है, उसने सिर्फ तेरे खातिर उस शनाया का केस लिया था ये जानते हुए कि वो हारने वाली है, और इसमें उसका साथ अभय मल्होत्रा ने दिया था। इतना कह के अमित उन्हें सारी बातें बता देता है। सब सुनने के बाद रोहन, दिव्या भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, तो रोहन कहता है, रोहन ये सब तो ठीक है, लेकिन रेजिग्नेशन उसने तो शनाया के केस लेने के बाद ही तो रेजिग्नेशन दिया था न, इसका क्या जवाब है तेरे पास? अमित, तू खुद सोच कौन सा ऐसा जूनियर एडवोकेट होगा जिसे अभय मल्होत्रा के साथ काम करने का मौका मिलेगा और वो छोड़ देगा, लेकिन उसने कोई शनाया के केस के लिए रेजिग्नेशन नहीं दिया था, बल्कि उस पे वर्कलोड ज्यादा पड़ने की वजह से उसने पहले ही रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। और तू बता कौन सी ऐसी कंपनी है जो तुरंत रेजिग्नेशन देते ही अप्रूव्ड कर देता है? वो तो शनाया का केस बीच में आ गया था, और अगर नहीं आता तो भी वो उस लॉ फर्म को छोड़ने वाली थी। अमित की बात सुनने के बाद रोहन अपना सर झुका लेता है, क्योंकि उसने अभी अभी श्रुति से बहुत रुडली बात की थी। दिव्या, मैंने कहा था कि जरूर कोई बात है,
लेकिन तुम सब ने विश्वास ही नहीं किया। राघव ये सब सुन के तुरंत वहां से किसी से बिना कुछ कहे निकल जाता है श्रुति को ढूंढने। सानिया, यार अमित अब क्या करे? अमित, अब करना क्या है, माफी मांगो। उसने अपनी गलती को सुधार लिया है, अब तुम सबकी बारी है। इधर राघव श्रुति को पूरे कैंपस में ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है, तो कॉलेज के मेन गेट के पास आके वहां के गेट कीपर से पूछता है, राघव भैया आपने यहां से श्रुति को जाते देखा है? श्रुति के नेचर, गुस्सा और पहले दिन कॉलेज में थे ग्रेट राघव को थप्पड़ मारने की वजह से उसे लगभग सभी लोग जानने लगे थे। गेट कीपर, आप कहीं उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसने आपको थप्पड़ मारा था? ये सुनते ही राघव गुस्से से उसे देखने लगता है, तो गेट कीपर घबराते हुए कहता है, गेट कीपर, वो तो अभी अभी निकल गई है, 15 मिनट हो गए हैं उन्हें गए हुए। ये सुन के राघव उसे देखता है, फिर उदास सा कैंटीन में वापस आ जाता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देख के दिव्या उससे पूछती है, दिव्या क्या हुआ? राघव श्रुति मिली? राघव एक नज़र दिव्या को देखता है, फिर एक लंबी सांस लेके बैठ जाता है। रोहन, कोई नहीं भाई, वो कल आएगी तो कल उससे माफी मांग लेंगे हम सब। सानिया, हाँ राघव रोहन सही कह रहा है। राघव सबकी बात सुन रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। ये देख के वो सबसे कहता है, राघव मैं अभी घर जा रहा हूँ, तुम लोगों से कल मिलता हूँ और बताता हूँ कि उसे कैसे सॉरी बोलना है, ठीक है ना? इतना कह के वो हड़बड़ी में बिना किसी का जवाब सुने वहां से निकल जाता है। शाम का वक्त, यही कुछ लगभग 5 बज रहे होंगे। शावी विंडो सीट पे बैठे गुजरते हुए रास्तों को देख रही होती है, तभी विवान उसके बगल में बैठ के उसके सामने चाय करते हुए कहता है, विवान ये लो चाय पी लो, मस्त अदरक इलायची वाली जैसी तुम्हें पसंद है। शावी उसकी तरफ देखती है, फिर उसके हाथ से चाय लेके सामने रख देती है और फिर खिड़की पे लगे शीशे से बाहर गुजरते हुए पटरियों को देखने लगती है। विवान क्या हुआ शावी, कुछ तो बोलो, ऐसे खामोश तो मत रहो। शावी विवान की तरफ देख के, शावी क्या बोले? हम जब बोलते थे तब तुम नहीं चाहते थे कि हम बोले, अब खामोश रहना चाहते हैं तो तुम कह रहे हो बोले। इतना कह के वो चाय का कप उठा के उसमें से एक घूंट पीती है। विवान हाँ मानता हूँ कि मेरी गलतियां बहुत हैं, मैं ये भी जानता हूँ तुमने हमेशा सही के लिए आवाज उठाया है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझना चाहता हूँ, तुम कह के तो देखो। शावी फिर से बाहर देखते हुए, शावी नहीं समझ सकते, तुम्हें पता है जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तब हमारे दिल से आवाज आई कि तुम हमारे लिए ही बने हो जो हमें समझेगा। अगर हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो इंतजार करेगा हमारे कहने का, और भरोसा भी हमारे गुस्से को समझेगा। लेकिन वक्त के बीतने के साथ तुम ही बदल गए और तुमने हमें और ज्यादा बदल दिया। विवान मुझे पता है कि उस दिन मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तुम्हारी खामोशी को पढ़ना चाहता हूँ। शावी विवान हमें नींद आ रही है, हम थोड़ी देर सोना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या हम सो जाए? विवान हाँ बिल्कुल। इतना कह के वो उसके स्लीपर बर्थ पे से हट के सामने अपने स्लीपर बर्थ पे बैठ के उसे देखना लगता है। शावी भी विवान के हटते ही अपने स्लीपर पे लेट जाती और अपने चेहरे पे हाथों को रख के आंखें बंद कर लेती है। विवान खुद से, आज फिर से तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, फिर से तुमने बात को शुरू होने से ही खत्म कर दिया। हाँ जानता हूँ मैंने गलतियां की हैं और शायद अब वो पहले वाला हक भी खो चुका हूँ कुछ भी जानने का, लेकिन एक बार अपनी खामोशी को पढ़ने का मौका तो दो। इतना कह के वो उसे देखने लगता है। इधर देहरादून में श्रुति अपने कमरे में बैठ के किसी केस के फाइल को पढ़ रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन सब शांत होता है। ये देख के वो फिर से उसी फाइल को पढ़ने लगती है। यही कुछ 2 मिनट के बाद फिर से श्रुति को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो अपनी फाइल को बंद करके उठती है और आगे आते हुए कहती है, श्रुति कौन है? देखो हम वैसे डरते तो नहीं हैं किसी से, लेकिन तभी बता दो कौन हो तुम, वरना हम पुलिस को कॉल कर देंगे। श्रुति के इतना कहने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आती है तो वो डरते डरते चारों तरफ देखने लगती है,
तभी अचानक से उसके फोन के मैसेज का बीप बजता है तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भागो भूत भूत बचाओ बचाओ। तभी उसके कान में किसी की आवाज पड़ती है, ओ पार्टनर कोई भूत बूट नहीं है, तुम्हारे फोन के बीप की आवाज थी और इधर मैं सीढ़ी गिर जाने की वजह से लटका हुआ जो चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसकी आवाज है आ रही है कब से। ये सुनते ही वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो सामने खिड़की की तरफ राघव का सर दिखा रहा होता है। ये देख के वो उसके पास जाती है और कहती है, श्रुति तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे क्यों लटके हुए हो। राघव अजीब सा शक्ल बना के कहता है, राघव मुझे शौक था तुम्हारे खिड़की पे लटकने का इसलिए यहाँ लटका हुआ हूँ और कुछ। श्रुति अरे वाह लटकने के भी शौक होते हैं, हमें नहीं पता था। फिर राघव को गुस्से से देखते हुए कहती है, लटकाना ही है तो कहीं और जाके लटको, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेवजह का पुलिस केस हमारे पे बनेगा। राघव ओ माता शांत, लेकिन अभी तुमने मुझे ऊपर नहीं खींचा तो जरूर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा हाथ फिसल रहा है, बातें बाद में करना पहले ऊपर खींचो। श्रुति सॉरी सॉरी राइट अभी खींचते हैं तुम्हें ऊपर। इतना कह के वो राघव को ऊपर की तरफ खींचती है। फिर दोनों बैलेंस बिगड़ने की वजह से कमरे में दोनों बेढाल से अगल बगल गिर पड़ते हैं। श्रुति उसी तरह लेटे हांफते हुए कहती है, श्रुति बाबा रे कितने भारी हो तुम, हमें तो लगता है तुम्हें खींचने के चक्कर में कहीं हमारी कमर ही न टूट गई हो। राघव बस करो, इतना भी भारी नहीं हूं मैं कि तुम्हारी कमर टूट जाए, तुम्हें बस मौका चाहिए न बस मुझे तंग करने का। श्रुति वही जमीन पे बैठते हुए कहती है, श्रुति सीरियसली राघव हमें मौका चाहिए तुम्हें परेशान करने का, ये बात तुम कह रहे हो जो हमें हमेशा परेशान करता रहता है। राघव भी बैठते हुए कहता है, राघव अरे वाह ये देखो मतलब अभी भी गलती को अपनाना नहीं है। श्रुति ओए कैसी गलती, तुमने हमेशा हमें परेशान किया, हमने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम हम पे ब्लेम लगाए जा रहे हो। राघव सॉरी पार्टनर, हमारी हर गलती के लिए मैंने अब तक जो भी किया, तुमसे जितनी भी बदतमीजी किया परेशान किया, सबके लिए सॉरी। श्रुति अपने ही धुन में कहती है, श्रुति देखो अब कोई सॉरी वारी नहीं तुम्हें तो। वो इतना कहती कि उसे ध्यान आता है कि राघव ने क्या कहा तो वो उसकी तरफ देखने लगती है। फिर कहती है, श्रुति सॉरी क्यों, गलती तो हमारी भी है तो सॉरी हमें भी बोलना चाहिए। इतना कह के वो खड़ी होके राघव के सामने अपने हाथ को कर देती है और कहती है, इसे पकड़ो और उठ जाओ। राघव पकड़ने को तो पकड़ लूंगा लेकिन फिर छोड़ूंगा नहीं। श्रुति छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दोस्ती निभाते रहेंगे। इतना कह के वो इशारे में उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है तो राघव भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है तो राघव भी खड़ा हो जाता है। राघव सॉरी पार्टनर अपनी हर गलती के लिए। श्रुति सॉरी तो हमें कहना चाहिए कि हमने तुम पे भरोसा नहीं किया और हमेशा तुम्हें गलत समझा। राघव सॉरी पार्टनर, जब मुझे अपने दोस्तों को रोकना चाहिए था कि वो तुमसे ऐसे बात न करे तो मैंने नहीं रोका उन्हें। श्रुति तब तो मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए कि हमने अपने दोस्तों से तुम पे से ज्यादा उस शनाया पे भरोसा किया। राघव अच्छा तो वो दोस्त हैं और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए अब। श्रुति सोचने का नाटक करते हुए कहती है, श्रुति अभी अभी तो तुमने कहा है कि हम दोस्त हैं तो ऐसे हम दोस्त हैं। राघव दोस्त। श्रुति हाँ क्यों हम दोस्त नहीं हैं क्या। राघव श्रुति को छेड़ते हुए, राघव मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि हम दोस्त हैं। श्रुति मुंह लटका के बोलती है, श्रुति मतलब तुमने हमें अभी भी माफ नहीं किया क्या। राघव अभी तक नहीं, आखिरकार तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया तो ऐसे कैसे माफ कर दूं, सजा तो मिलनी चाहिए तुम्हें। श्रुति कैसी सजा। राघव मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ बना के लाओ तो। श्रुति पागल हो क्या, तुम भूल गए हो कि ये हमारा घर नहीं है, हॉस्टल है हॉस्टल। राघव मैं कुछ नहीं भूला हूं, जैसे पिछली बार बनाया था वैसे ही बना के लाओ, लेकिन हाँ पिछली बार की तरह नमक मसाले मिर्च जायद मत डालना वरना मैं तुम्हें माफी नहीं देने वाला। श्रुति अच्छा ठीक है तुम यहीं पे रुको, हम लेके आते हैं और प्लीज बाहर मत आना ओके। इतना कह के वो वहां से जाने के लिए होती है
कि उसके रूम के दरवाजे को कोई खटखटाता है तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके राघव को देखने लगता है और राघव उसे, श्रुति तुम ऐसे देख क्या रहे हो, जल्दी छिपा, कहीं वर्ण किसी ने देख लिया तो पक्का हमें हॉस्टल से बाहर निकाला जाएगा। श्रुति की बात सुन के राघव हड़बड़ाते हुए इधर उधर जाने लगता है तो श्रुति कहती है, श्रुति तुम इधर उधर कहाँ जा रहे हो? राघव इधर उधर जगह ढूंढते हुए कहता है। राघव अरे जगह ढूंढ रहा हूँ छिपने के लिए। श्रुति अपने माथे को पीटते हुए कहती है। श्रुति बिल्कुल अजूबा पीस है, ये कृपा बनाए अपनी इस बालक पे। इतना कह के वो उसे रोकते हुए कहती है, तुम यहाँ आओ, फिर अपने अलमारी को खोलते हुए कहती है, चलो जल्दी से यहाँ पे छिपो। राघव यहाँ पागल हो गई हो क्या? श्रुति उसकी बात सुने बिना ही जबरदस्ती उसे अलमीरा में घुसा देती है और जाले दरवाजे को खोलती है तो सामने दिव्या और सानिया केक का डब्बा लेके खड़े होते हैं। ये देख के श्रुति कहती है, श्रुति तुम दोनों यहाँ। दिव्या और सानिया उसकी बात को इग्नोर करके अंदर आते हैं। फिर दरवाजे को लॉक करके सानिया श्रुति को केक का डब्बा पकड़ा के खिड़की के पास जाके नीचे झांकते हुए धीरे से कहती है, सानिया अब तुम दोनों ऊपर आ सकते हो। ये सुनते ही नीचे से सीढ़ी उठा के लगाते हैं, फिर ऊपर चढ़ आते हैं। श्रुति सबको ऐसे आता देख हैरान हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, श्रुति तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? राघव अभी भी अलमारी में बैठा समझने की कोशिश कर रहा है कि कौन आया है, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अमित अब क्या करे, इन लड़कियों को परमिशन मिल गया अंदर आने, बचे हम लड़के तो क्या ही करते, तो हमें ऐसे आना पड़ा तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। श्रुति केक को एक साइड रखते हुए कहती है। श्रुति कैसा सरप्राइज, हम कुछ समझे नहीं। दिव्या तूने इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो उसके लिए तो सेलिब्रेशन तो बनता है, तो उसी का सरप्राइज। श्रुति लेकिन तुम सब तो। रोहन उसकी बात को काटते हुए कहता है। रोहन हम लोग गुस्सा थे लेकिन अब नहीं, क्योंकि हमें सब पता चल गया, इसलिए हम लोग माफी और थैंक यू बोलने भी आए हैं। श्रुति कुछ कहती कि सानिया बोल पड़ती है। सानिया सॉरी श्रुति, हम सब के बिहेवियर के लिए सॉरी। फिर सब श्रुति को बारी बारी सॉरी ने हैं तो श्रुति भी कहती है। श्रुति सॉरी तो तुम सबको हमें भी बोलना चाहिए, और दिव्या तुझे भी सॉरी यार कि हमने ना तुम्हारी और न तुम सबकी बात नहीं सुनी, सॉरी। दिव्या इट्स ओके यार, वी आर फ्रेंड्स। सानिया अब अगर सॉरी सॉरी हो गया हो तो कुछ खिला दो, भूख लगी है, हम लोग भागे भागे आए हैं और सॉरी से तो पेट भरने वाला नहीं है। श्रुति हंसते हुए। श्रुति हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चारों बैठो, हम अभी कुछ बना के लाते हैं, लेकिन अमित और रोहन तुम दोनों कमरे से बाहर मत निकालना, ओके? दोनों हाँ में सर हिलाते हैं तो जैसे ही श्रुति जाने के लिए होती है तो राघव अलमारी में से निकली हुई कहता है, राघव मैं भी हूँ, मुझे मत भूल जाना। इस आवाज को सुन के सब पीछे देखते हैं तो राघव खड़ा होता है तो उसे देख के सब एक साथ कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे? सबको ऐसे शौक में बोलता देख राघव कहता है, राघव हाँ मैं यहाँ, तुम लोग भी तो यहाँ पे हो। अमित अबे साले तू इतनी जल्दी जल्दी में कॉलेज से निकला था यहाँ आने के लिए, हम सब ने तुझे फोन किए कोई जवाब नहीं, और तू यहाँ पहले से ही आया हुआ है, शर्म नहीं आती न? इतना कह के अमित और रोहन उसे मारने के पकड़ने लगते हैं तो राघव उनसे बचने के लिए भागने लगता है। इधर तीनों लड़कियां ये देख के हंस रही थी। तभी श्रुति की आवाज आती है, श्रुति प्लीज तुम सब इतना हल्ला मत करो वरना हम फंस जाएंगे, ये हमारा हॉस्टल है, कोई घर नहीं। तीनों रुक के सॉरी बोलने लगते हैं तो श्रुति वहां से किसी को बाहर न आने की हिदायत देके उनके लिए मैगी बनाने चली जाती हैं। श्रुति के जाने के बाद राघव उसके पूरे कमरे का एक चक्कर लगा के रोहन और अमित से कहता है, राघव आओ तुम दोनों एक चीज दिखाता हूँ। इतना कह के वो उन सबको उस दीवार की तरफ लेके जाता है जहाँ पे ढेर सारे कार्टून के स्टिकर लगे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा या तो डोरेमोन के था या फिर टॉम एंड जेरी के। इधर सानिया तुरंत अपना फोन निकाल के उन तीनों का वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। राघव
तुम दोनों बताओ, ये कमरा देख के कोई कहेगा कि ये एक 23 या 24 साल की लड़की का कमरा है? वो दोनों देख के हंसते हुए कहते हैं, ये कमरा किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। तभी श्रुति भी कमरे में बड़े से बॉयल में मैगी लेके आती है, तो उसे राघव देख के कहता है, राघव, ले आई कुछ खाने के लिए। श्रुति उसे देख के मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, गलती हो गई, इससे अच्छे से बात जो कर लिया, टेढ़े मुंह बात करती तो ज्यादा बेटर होता, वरना ये तो पूरा हमें अपनी मेड बना के रख लेता है। वो यही सब सोच रही होती है कि राघव कहता है, राघव, तुम कहाँ खो गई, बताओ क्या लाई हो बना के। श्रुति हंसते हुए उस बाउल को उसके सामने करते हुए कहती है, श्रुति, हमारे पास अभी सिर्फ मैगी ही अवेलेबल थी तो यही बनाया है, लो खा लो अच्छे से। श्रुति का इतना कहना था कि राघव उसे घूरते हुए कहता है, राघव, तुमने इसमें कुछ। श्रुति, नहीं मालिक, आपके साथ हम कुछ कर सकते हैं क्या? इतना कह के वो राघव को देखने लगती है। राघव शक भरी निगाहों से उसे देख रहा था। अब वो उसके जाल में नहीं फंसने वाला था, इसलिए उसने कहा, इसको वहां उस टेबल पे रखो, पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। तभी सानिया उसके हाथ से बाउल को लेके एक साइड रखते हुए कहती है, सानिया, ये देखो, तुम्हारे जाने के बाद ये तीनों तुम्हारे कमरे का मजाक बना रहे थे। ये देखते ही श्रुति नकली गुस्सा करते हुए तीनों को देखती है और बेड पे से पिलो उठा के उन्हें मरने लगती है। ये देख के वो तीनों भी कोई टेढ़ी उठा लेता है तो कोई पायल का तकिया ले लेता है और आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं और सानिया, दिव्या उन यादकों को कैद करने में लग जाती हैं। थोड़ी देर के मस्ती और मजाक के बाद सब मैगी खाने के लिए आते हैं तो श्रुति सबको बैठा के मैगी का बाउल लेके वहां के रखे टेबल पे रखती है। फिर सबके लिए डिस्पोजल प्लेट में मैगी निकलने लगती है। राघव को लेके उसके दिमाग में अलग ही आइडिया चल रहा होता है तो वो धीरे से अपने पैजामे के पॉकेट से लाला मिर्च के पाउडर का डब्बा निकलती है और सबसे बचते हुए राघव के मैगी थोड़े से हिस्से में लाल मिर्च पाउडर डाल देती है और अच्छे से मिक्स करके राघव को दे देती है। राघव मैगी लेते हुए कहता है, राघव, तुमने पक्का इसमें कुछ मिलाया नहीं है न? श्रुति, डोंट वरी, हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, समझे? अब चुपचाप खाओ। ये देखते ही राघव तुरंत वहीं पे बैठ के मैगी को खाने लगता है। ऐसे ही करते करते वो दो तीनों बीते खा लेता है, लेकिन तभी उसे मिर्ची लगना स्टार्ट हो जाती है तो वो हड़बड़ाते हुए उठ के कहता है, तीखा लग रहा है, पानी कुछ मीठा दो खाने को। तुम्हारा ड्रॉवर कहाँ गया जिसमें तुम्हारे चिकलेट्स होते हैं? इतना कह के वो अपने जलते हुए मुंह से उस ड्रॉवर के पास पहुंचता है। इधर ये चारों राघव को ऐसे देख के एक दूसरे को देखते हैं। फिर तभी राघव को उस ड्रॉवर में चॉकलेट मिल जाता है तो वो उसमें से निकाल के खा लेता है और थोड़ी देर में उसे आराम मिल जाता है। राघव, श्रुति, तुमने फिर से? अमित, क्या फिर से? और तुझे क्या हो गया था? राघव, वो तीखा लग रहा था। सानिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि श्रुति अपने चॉकलेट वहां रखती है? ये सुनते ही वो सानिया को देखने लगता है तो सानिया कहती है, सानिया, बता। राघव, वो अंदाजा मारा था, सही निकल गया। श्रुति दबे मुंह हंस रही होती है। तभी वो राघव को इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कहती है, श्रुति, दिव्या, तूने जो केक लाया था उसे कट करते हैं, एक नई शुरुआत करने की खुशी में। ये सुनते ही सब उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और राघव उसे इशारे से थैंक यू बोलता है। ये देख के वो भी मुस्कुरा देती है। तभी सब जमीन पे गोलाई लेके बैठ जाते हैं और बीच में सनाया केक रखते हुए कहती है, सानिया, तो आज का केक श्रुति कटेगी। श्रुति, नहीं, आज का केक हम सब बारी बारी काटेंगे। आफ्टर ऑल हम नई शुरुआत कर रहे हैं, अपनी दोस्ती की तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। श्रुति की बात मान के सब बारी केक को कट करते और सबको खिलाते। सब खुश थे कि फाइनली अब सब ठीक हो गया, उनके बीच की गलतफहमी खत्म हो गई। अब फिर से वो अच्छे दोस्त बन गए थे। सही कहा है, किसी ने सच ज्यादा दिन तक छुपाए छिप नहीं सकता है। सबके सेलिब्रेशन और मस्ती करने के बाद श्रुति की नज़र टाइम पे जाती है, जो कि पायल के आने का टाइम होता है, तो वो सबको वहां से जल्दी जल्दी जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो तीनों तो चोरी से आए हुए थे।
तीनों उठते हैं और जाने के लिए होते हैं तो राघव श्रुति के पास आके कहता है, राघव, थैंक यू। श्रुति, तुमने वो डायलॉग नहीं सुना है क्या कि दोस्ती में न फ्रेंडशिप न सॉरी। राघव, आज से हमारे नए दोस्ती की शुरुआत हो गई है, सो श्रुति सक्सेना मुझसे दोस्ती करोगी, इतना कह के वो अदब से उसके सामने हाथ को ला देता है। तो श्रुति भी मुस्कुरा के उससे हाथ मिला लेती है और कहती है, श्रुति, आज से हम अच्छे वाले दोस्त हैं। अगर शादी के बाद कोई दोस्त है इस दुनिया में जिसे हम नहीं खोना चाहते हैं वो तुम होगे। राघव ये सुन के श्रुति से कुछ कहता कि श्रुति की नज़र टाइम पे जाती है जो कि पायल के आने का इशारा कर रही होती है। ये देख के वो कहती है, राघव, रोहन, अमित, तुम सब अब जाओ यहाँ से। इतना कह के वो राघव को खिड़की के पास लाके खड़ा कर देती हैं, फिर इशारे से कहती हैं, जाओ। अमित, रोहन तो उतर जाते हैं, लेकिन राघव जैसे ही उतरने को होता है तो पायल कमरे में आ जाती है। तो जैसे ही उसकी नज़र राघव पे जाती है तो राघव उसे अपने दांत दिखाते हुए हाथ को हिलाते हुए कहता है, राघव, हाय पायल। ये सुन के तीनों लड़कियां भी पीछे देखती हैं तो एक दूसरे को देख के अजीब सा शक्ल बना के पायल को वो सब भी हाय कहती हैं। तभी नीचे से ये सुन के अमित और रोहन भी कहते हैं, हाय पायल। ये सुन के पायल खिड़की से नीचे देखती है तो दोनों दांत दिखाते हुए अपने हाथ हिला रहे होते हैं। पायल के आते ही सब उसे देखने लगते हैं तो सबको ऐसे कमरे से जाते देख वो श्रुति को हैरान नजरों से होके देखने लगती है। तो श्रुति उसे इशारे से कुछ ना कहने के लिए कहती है, लेकिन तब भी पायल हैरान होकर कहती है, पायल, यहाँ पे हो क्या रहा है? श्रुति, कुछ नहीं, ये तीनों जा रहे थे। पायल, लेकिन ये तीनों कैसे अंदर आए? श्रुति, जैसे जा रहे हैं। श्रुति के इतना कहते ही वो राघव की तरफ देखती है और इशारे से उसे जाने के लिए कहती है। तो राघव भी नीचे उतर के वहां से जाने लगता है। तो ये तीनों लड़कियां भी उन सब को बाय बोले खिड़की को बंद करके बेड के ट्रैप आने लगते हैं। तो पायल कहती है, पायल, अरे वाह यार, मुझे तो लगा था कि तुमसे मिलने हॉस्टल में सिर्फ अभय जी ही आए हुए हैं, लेकिन आज ये सब भी सही हैं। श्रुति, क्या बोले जा रही हैं? उन्हें काम था इसलिए। जैसे पायल के मुंह से अभय का नाम निकलता है तो सानिया के कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत पायल के पास आके उससे पूछती हैं, सानिया, अभी अभी क्या कहा तुमने? अभय सर यहाँ आए थे? क्यों, कैसे? वो भी ऐसे ही सीढ़ी से चढ़ के आए थे? वाव यार, वो इतने रोमांटिक हैं, हमें पता नहीं था। अरे नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इतने खड़ूस हैं। बोलो न पायल, चुप क्यों हो? क्यों आए थे वो यहाँ और कैसे? सानिया की बात सुन के सब उसे आंखें फाड़े देख रहे होते हैं। तो पायल पहले श्रुति को देखती है तो श्रुति धीमे से उसके कान में कहती है, श्रुति, आज के बाद अभय सर का नाम इसके सामने मत लेना, वरना कितने सवाल पूछे जाएंगे तुम्हें भी नहीं पता। पायल भी उसी तरह श्रुति के कान में धीमे से पूछती है, पायल, क्यों ये ऐसा क्यों करती है? श्रुति, क्योंकि ये अभय सर की बहुत बड़ी फैन है, तो समझ ही सकती हो। पायल कोई जवाब देती कि सानिया उसके सामने आके कहती है, सानिया, तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? मुझे बताओ कि क्यों आए थे अभय सर? पायल, नहीं, कोई खुसुर नहीं कर रहे हैं। वो अभय जी को कुछ काम था तो वो वार्डन से पूछ के दरवाजे से आए थे। सानिया ये सुनते ही एक लंबी सांस लेके कहती है, सानिया, अच्छा तब ठीक है। इतना कह के वो आगे कोई सवाल पूछती कि अभय को लेके कि श्रुति आगे आके कहती है, श्रुति, ओके ग्यूस, अब आई थिंक तुम्हें और दिव्या को जाना चाहिए क्योंकि गेट कभी भी बंद हो सकता है। ये सुन के दिव्या कहती है, दिव्या, हाँ सानिया, चल तुझे छोड़ते हुए मैं भी अपने घर जाऊंगी, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है। ये सुन के सानिया हाँ कहती है। फिर दोनों बारी बारी श्रुति और पायल के गले लग के वहां से उन्हें बाय करते हुए निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद श्रुति फिर से स्टडी टेबल पे आके अपनी फाइल पढ़ने के लिए होती कि पायल उसके पाले उससे पूछते हुए कहती है, पायल, ये सब यहाँ क्यों आए थे? श्रुति, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी बाद में बता देंगे। पायल उसके चेयर को अपनी तरफ करके फिर अपने बेड पे बैठते हुए कहती है, पायल, क्या चल रहा है ये सब, अब बता सच सच। श्रुति,
अच्छा बाबा बताते हैं, इतना कह के वो उसे सारी बात बता देती हैं। श्रुति की बात सुनने के बाद पायल उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए कहती हैं, पायल, मतलब तुम लोगों में अब तक गलत फहमी थी, वो भी उस शनाया की वजह से ही। भगवान और उसने राघव को झूठे केस में फंसाया। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? श्रुति, पता नहीं, वैसे तू बता, तू अब ठीक है ना? श्रुति की बात सुन के पायल उससे हड़बड़ाते हुए कहती हैं, पायल, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, चल तू अपना काम कर ले, मैं फ्रेश हो जाऊं। श्रुति को जा, फिर तुम भी केक कहाँ लो, देखो वहां रखा है। इतना कह के श्रुति अपने काम में लग जाती है और पायल श्रुति को देख के फिर अपने कपड़े को उठा के बाथरूम में चली जाती है। सो फाइनली श्रुति, राघव, दिव्या, अमित, रोहन और सानिया इन छहों में सारी गलत फहमी को भुला के दूर करके एक दूसरे से माफी मांग के दोबारा से दोस्ती हो गई। अब देखते हैं कि इनकी दोस्ती क्या रंग लाती है आने वाले समय पे। इधर ट्रेन में सुबह के लगभग 5 बज रहे थे, तभी विवान शावी को उठाते हुए कहता है, विवान, शावी उठ जाओ, हरिद्वार आ गए हैं हम, अब बस देहरादून आने वाला है, थोड़ी देर में, चलो उठ जाओ अब। शावी ये सुन के उठती है और स्टेशन की तरफ देखती है तो ट्रेन खुल चुकी होती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों देहरादून स्टेशन पहुंच गए होते हैं। शावी खिड़की से बाहर आते हुए देहरादून स्टेशन के प्लेटफॉर्म को देख रही होती है। दोनों उतर के प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं तो विवान टैक्सी को लेने के लिए चला जाता है और शावी वहीं पे खड़ी होके वहां के इक्का दुक्का लोगों को देख रही होती है जो स्टेशन पे बैठ के किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उसे एक ठंडी सी हवा उसके पूरे शरीर को छूते हुए गुजर जाती है तो वो अपनी आंखों को बंद करके अंदर तक सिहर जाती है और खुद में ही खुद को सिमटते हुए उन ठंडी हवाओं को महसूस करने लगती है। तभी विवान उसके पास आता है और कुछ बोलने को होता है कि उसकी नज़र खुद में सिमटी शावी पे जाती है जो आंखें बंद करके न जाने क्या महसूस कर रही थी। तभी टैक्सी का ड्राइवर बोलता है, ओ भैया जी, चलाना है या नहीं आपको, या मैं दूसरी सवारी पकड़ी, बाद में जितना निहारना होगा अपनी मिसेज को बाद में निहार लीजिएगा, अभी चलिए और मैडम से कहिए कि वो भी बैठे। ड्राइवर की आवाज़ सुन के विवान और शावी दोनों होश में आते हैं तो शावी कहती है, शावी, ओ भैया थोड़ा देख के बोलो, कहाँ से हम आपको इनके मिसेज लग रहे हैं? ड्राइवर, माफ करिए मैडम, मुझे लगा कि आप दोनों। शावी, हाँ तो जो भी सोचना है अपने तक ही रखो, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है और बेवजह का रिश्ता ना बनाओ, समझे, चुपचाप चलो। इतना कहने के बाद शावी पीछे के सीट पे बैठ जाती है और विवान अपना और शावी दोनों का सामान का पीछे डिग्गी में रखता है। फिर विवान आगे फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। दोनों यही कुछ आधे घंटे में होटल पहुंच जाते हैं तो शावी विवान से पूछती है, शावी, विवान, हम कब जाएंगे उस डॉक्टर महिमा से मिलने? अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है, हमें जानना है कि वो आदमी कहाँ है। विवान, शावी, मैं समझ रहा हूँ लेकिन अभी वक्त देखो, हम यहाँ से सुबह 10 बजे निकलेंगे, अभी के लिए चलो फ्रेश होके थोड़ा आराम कर लो। शावी, ओके, बस कितने देर तक? सिर्फ 10 बजे तक न, लेकिन उसके बाद हम उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। विवान, मुझे पता है, अब चले। शावी सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाती है, फिर अपने सामान को लेके अंदर की तरफ विवान के पीछे जाने लगती है। इधर हॉस्टल में श्रुति अपना सामान रख रही होती है कि उसकी नज़र पायल पे जाती है तो वो पायल को एक झलक देख के फिर काम करते हुए कहती है, जो अभी अभी सो के उठी होती है, श्रुति, क्या बात है पायल, देखो आज हम जल्दी उठ गए तुमसे और तुम अभी तक सोती रही। पायल श्रुति की बात सुन के कोई जवाब नहीं देती है तो श्रुति आगे कहती है, श्रुति, क्या हुआ पायल, आज तुम हमें ताना नहीं मरोगी? तुमने अभी तक हमसे कुछ बोला ही नहीं। पायल, सॉरी श्रुति, वो बस थकान अभी गई नहीं है तो बोलने का मन नहीं कर रहा है। श्रुति पायल की बात सुन के उसके पास आके उसके माथे को छू के कहती है, श्रुति, तबीयत तो तुम्हारी ठीक लग रही है। फिर श्रुति की नज़र पायल के आंखों पे जाती है जो रो रही होती है तो वो आगे कहती है, तुम रोई हो क्यों? पायल, नहीं तो हम क्यों रोएंगे, चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ। इतना कह के पायल वहां से जाने लगती है तो श्रुति उसके कलाई को पकड़ के अपनी तरफ करते हुए कहती है, श्रुति, क्या हुआ पायल, तुम हमसे बता सकती हो, कोई प्रॉब्लम है
तो शेयर करो, क्या पता हम तुम्हारी मदद कर सके। श्रुति की बात सुन के पायल उससे आंखें चुराते हुए कहती है। पायल, वो अचानक से माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा रोना आ गया। ये सुन के श्रुति पायल को गले लगाते हुए कहती है। श्रुति, इट्स ओके पायल, लेकिन हम हैं न, तुम्हें जो भी कहना हो बोलना हो, अपनी तकलीफें बांटनी हो तो बेहिचक तुम हमसे कह सकती हो। आई नो हम तुम्हारी मॉम की जगह नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक दोस्त, रूममेट और बहन होने के नाते तुम अपनी हर बातें तकलीफ हमसे शेयर कर सकती हो, जिससे तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। श्रुति की बात सुनते ही पायल फिर से रोने लगती है, तो श्रुति उसके सर को सहलाते हुए कहती है। श्रुति, देखो हमें मानना नहीं आता है, इसलिए अब मत रो प्लीज। श्रुति की बात सुन के पायल हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर अपने आंखों के आंसू को पोंछ के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। पायल के जाने के बाद श्रुति भी अपने काम में लग जाती है। तभी उसका फोन बजता है, तो वो बिना देखे फोन उठाते हुए कहती है। श्रुति, हेलो, कौन? उधर से आवाज आती है। सही है, मतलब कल रात को ही दोस्ती की गई थी और इतनी जल्दी भुला भी दिया गया। फिर उधर से गाने की आवाज आने लगती है। दोस्त न करे दुश्मन ने जो काम किया है। ये सुन के श्रुति फोन के स्क्रीन को देखती है, तो राघव का नाम शो हो रहा होता है, तो वो कहती है। श्रुति, तुम गलत लिरिक्स गा रहे हो, ये दोस्त ना करे दुश्मन नहीं है। इस गाने के लाइन ऐसे हैं, दुश्मन ना करे जो दोस्त ने काम किया है, समझे द ग्रेट राघव। राघव शीशे में अपने आप को देखत हुए कहता है। राघव, हाँ तुम मतलब समझ गई न, काफी है। श्रुति, अरे नहीं बाबा, हम बिना देखे फोन उठाए थे, सो इसलिए नहीं पहचान पाए। वैसे इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? राघव, मैं तो ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आज तुम कॉलेज आओगी। श्रुति अपना बैग पैक करते हैं। श्रुति, हाँ बस एक असाइनमेंट फाइल सबमिट करके चले जाएंगे। अब तुम पूछोगे क्यों, तो उसका जवाब ये है कि हमें कोर्ट जाना है बस। राघव, ओ चलो आओ फिर आज कॉलेज में मिलते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। श्रुति, नो थैंक यू, हम मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम जल्दी में रहेंगे, सो तुम अपना काम करोगे, हम चले जाएंगे, बाय, बाद में कॉल करते हैं। इतना कह के वो फोन कट कर देती है।